स्टार्ट द क्लास में आपको मुझे बता दूं कि हम लोग है ना एक काम करेंगे। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो हम एब्रप्टली जैसे हम लोग बाय बोल के निकल जाते हैं क्लास से। वी गोना डू मांगलिक। मांगलिक पे नॉट टेक मोर देन 30 seconds, बट मांगलिक बोल के देन आई विल क्लोज। द रीजन बीइंग दैट कि मैंने एक दो दिनों से वो कंचन आंटी का वो प्रज्ञापना सूत्र कंचन आंटी की बुक के थ्रू मैं कर रही हूँ। बहुत पहले पढ़ा प्रज्ञापना सूत्र, कई बार किया हुआ है। कंचन आंटी ने भगवती सूत्र में भी जो भलामण दी है उससे भी मैंने किया है, और वैसे भी किया है। बट अभी मैं ऑफिशियली प्रज्ञापना सूत्र कंचन आंटी की बुक और मेरे आगम्स के साथ कोरिलेट करके कर रही हूँ, क्योंकि आंटी का जो ज्ञान का प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड इन आंटी आंटी की जो नई बुक बनाई है आंटी ने। तो प्रज्ञापना सूत्र के जो स्टार्टिंग में भी जो बोला गया है ना कि 3 बार विनय किया जाता है, बिगनिंग मिडिल एंड एंड। उसमें जो एंड का जो है ना कि एंड में क्यों किया जाता है, पहले बिगनिंग में अलग रीजन है, मिडिल का अलग रीजन है, एंड का विनय करके ये करने का अलग रीजन है। तो एंड का भी मुझे लगता है सिग्निफिकेंस है, राइट? तो उसकी वजह से आई वांट टू डू अ मांगलिक बाय द एंड ऑफ इट एंड देन वी विल क्लोज द क्लास, ओके? सो हम स्टार्टिंग में तो कर रहे हैं, एंड में भी ठीक है, बीच में उपयोग आप जब वापस इस पे चिंतन करोगे अब यू कैन डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में से मैंने ना कुछ टॉपिक लिए थे जो जैन धर्म के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं थे। मैंने ना एंजाइटी और डिप्रेशन का आज की डेट में पॉपुलर मॉडल्स कि क्यों एंजाइटी होता है, क्यों डिप्रेशन होता है, इसके एक नहीं 50 कारण भी कम है। मतलब देयर कुड बी असंख्यात कारण, इफ नॉट अनंत, राइट? कारण जिसकी वजह, किसके लिए कोई ट्रिगर फैक्टर, किसी के लिए जेनेटिक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, किसी के लिए एनवायरमेंट फैक्टर ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, मतलब इट कुड बी किसी के लिए कुछ हो सकता है। सो मैंने जनरली एंजाइटी के लिए एक मॉडल और डिप्रेशन के लिए मैंने 3 4 मैंने आपको मॉडल्स आपको डिस्कस किए थे, ठीक है? किसी वजह से डिस्कस किए थे ये वाले मॉडल्स, और इसके ऊपर क्योंकि सोल्यूशन बेस्ड होगा, ठीक है? सो उन 4 5 मॉडल्स में से आपको कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आई विल मूव ऑन। एनीबडी हैज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट? मुझे क्वेश्चन है कि डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो एंजाइटी टेंशन जो होता है, छोटी छोटी आजकल थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो क्या हम ये जाने कि ये हमको टेंशन हो रहा है और हमको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इस सब के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ठीक है चंचल जी, इसका मैं आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? दिन में आप 50 बार खाते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दिन में सिर्फ 3 ही मील्स खाते हो, ठीक है? चलते फिरते कभी मिठाई का टुकड़ा मुंह में चला गया, कुछ ना कुछ जाता है, राइट? जब भी कुछ खाना का जाता है, शुगर स्पाइक अप होता है, आपका बॉडी में शुगर स्पाइक अप होता है, राइट? शुगर जब स्पाइक अप होता है, आपको नहीं पता, पर आपके बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, राइट, जो केमिकल यानी हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, वो केमिकल भेजता है इंसुलिन नाम का, और उसको हम सिर्फ साइंस अभी उसको सिर्फ इंसुलिन नाम का जानता है, पर क्या पता 2 3 और 10 15 भी भेजता हो, मुझे नहीं पता कौन कौन से भेजता है। पर हम लोग अभी इंसुलिन को आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि इंसुलिन वो भेजता है एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, और उस जो एकदम बढ़ा हुआ जो शुगर था ना, उसको लेवल कर देता है। लेवल मतलब बैलेंस कर देता है। वो कितना भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, वो कौन डिसाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है, ठीक है? आपको पता भी लगता है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम आपसे पूछता है तो आप बोलोगे नहीं, ये इनवॉलेंटरी बॉडी में है, मतलब ये हमसे नहीं पूछा जाता, ये बॉडी अपना ध्यान खुद रखता है, ठीक है? सो एंडोक्राइन सिस्टम यदि हेल्दी है ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप दिन में 10 बार भी मतलब मिठाइयां खा रहे हो ना, तो 10 बार एंडोक्राइन सिस्टम उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है? और आपको डायबिटीज या शुगर नाम की कोई बीमारी भी है ही नहीं, ठीक है? और आप ऐसे चल सकते हो, राइट? सेम इज द केस विद एंजाइटी। पूरा दिन हम टेंशन करते रहते हैं, राइट? कई बार कई चीजों पे मुझे ज्यादा टेंशन हो जाती है, उन्हीं चीजों पे आपको टेंशन हो ही नहीं, आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? बट कोई और चीजों पे आपको एंजाइटी हो सकती है, राइट? सो हर आदमी के एंजाइटी मतलब टेंशन के ट्रिगर फैक्टर्स अलग हैं। जब भी हमको टेंशन होती है ना,
याद रखिएगा, बॉडी में हम आइडेंटिफाई कॉर्टिसोल्स और 2-3 और केमिकल्स को कर रहे हैं कि ये स्पाइक अप होते हैं, राइट। ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, बॉडी को बहुत एक अच्छे स्टेट में लाके ना एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता है, राइट। तो जैसे आपको चंचल जी, ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टियों में जाना से टेंशन होती होगी, यार क्या कपड़े पहनूं यार, इस ज्वेलरी क्या पहनूं यार, लॉकर से ज्वेलरी लाई नहीं हूं, अब मैं क्या पहनूं, राइट। जैसे आज शाम को आपको पता लगा अचानक कि मुझे तो शादी में जाना है, राइट। अरे यार वो कपड़े कहाँ है, प्रेस भी नहीं हुई है, 10 आपको टेंशन हो जाती है ना, क्या पहनूं, कई लोगों को हो जाती है, राइट। कई लोगों को गेस्ट आने वाले तो खाने पे टेंशन हो जाती है, यार क्या खाना बनाऊं, और कई लोगों के लिए वो बाएं हाथ का खेल। अंडरस्टूड, यार आ जाएंगे देखा जाएगा यार, जो बनाए फ्रिज में से निकाल के बनाए। सो हर आदमी को जब एंजाइटी होती है ना, तो दिन में एक बार नहीं 50 बार होती है, अलग अलग चीजों पे, किसी को किस पे हो रही। तो दिन में आपको यदि मान लो 10-20 बार भी जैसे आप एंजाइटी हुई, आपका एंडोक्राइन सिस्टम यदि बहुत अच्छे से काम करता है तो क्या करेगा, वो हार्मोन को भेजेगा और उसको बैलेंस कर देगा और आपका बॉडी ठीक रहेगा। तो आपको लगेगा अरे मैं टेंशन में आ गई, फिर थोड़े टाइम के बाद मैं ठीक भी हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, मैंने कपड़े निकाल लिए शाम की शादी में जाने के लिए, प्रेस भी हो गए, ज्वेलरी भी निकाल, सब कुछ मेरा तैयार है शाम को जाने का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। एंड यू आर टोटली इन रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट का मतलब ये होता है आप एकदम ऐसे एंजाइटी प्रोन नहीं हो, ठीक है। बट जब जब आप डिसाइड कर रहे थे ना, तब आपको टेंशन थी, आप समझ गए हो, थोड़ी देर के लिए। तो यदि आपका एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कर रहा है ना, तो आप थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाओगे, देखो हर बात में नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम आती है, व्हाट हैपेंस इज, सी आई विल शो यू इन द ग्राफ। ये गैस मॉडल मैंने आपको जो कल बताया था ना, गैस मॉडल में 3 स्टेजेस हैं, देयर आर 3 स्टेजेस इन द गैस मॉडल, ठीक है। एक तो है अलार्म एंड थ्रेट परसेप्शन स्टेज, ओके, कि इसके अंदर तो आदमी को डर लगता है कि अरे यार मुझे शाम को शादी में जाना है, शिट मैन, राइट। हाँ, तो वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल इंक्रीज करता है, और ये बहुत अच्छा स्टेज है, ठीक है। तुम्हारा यदि ये सेकेंड स्टेज इज अ वेरी गुड स्टेज, इसमें तो तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हो, क्योंकि पांचों इंद्रियां हाई अलर्ट पे है, ठीक है। पांचों इंद्रियां, मन और सब कुछ इतना बेस्ट तरीके से पूरा बॉडी का फंक्शन हो रहा है कि बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो मान लो इसके बाद आप नॉर्मल हो गए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप नॉर्मल हो गए, सेकेंड स्टेज तक ही हो, तो थोड़ी देर के बाद आपको आप इसमें से निकल जाओगे, इसमें से निकल जाओगे, मतलब आपका थर्ड स्टेज आया ही नहीं। तो पहली 2 स्टेज में आप फ्लक्चुएट करते हो दिन में 10 बार, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉब्लम आई, आपने उस पर फाइट एंड फ्लाइट किया, फाइट या फ्लाइट किया, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स किया। हाँ, तो सेकेंड जब खत्म हो गई तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, तो ये मैटर खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार किसी की बॉडी के अंदर ये इतनी लंबे टाइम तक रह जाता है, या कोई ऐसी वजह से आता है कि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, बॉडी गोज इनटू द थर्ड स्टेज एग्जॉस्ट। ये खतरनाक है। इफ यू एंटर अ थर्ड स्टेज विच इज द मतलब सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम यदि एग्जॉस्ट स्टेट में चला जाता है और वो बोलता है यार मेरे से और कोर्टिसोल बनता नहीं है, तो क्या होगा। अब जब आपको कल 10 बार जब टेंशन आएगी ना, तो कोर्टिसोल बनाएगा नहीं, तो आप कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको पता ही नहीं, आप कुछ करोगे, सोचोगे नहीं, सोचोगे करोगे नहीं, मतलब दिल बी अ बिग कंफ्यूजन, ठीक है। तो प्रॉब्लम पहले भी आ रही थी, पर हॉर्मोन्स उसको बैलेंस कर रहे थे। थर्ड स्टेज वाला जो आदमी घुस जाता है ना उसके अंदर, उसके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं, समथिंग लाइक शुगर, चीनी, इंसुलिन बन रही है नहीं बन रही है, बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम इंसुलिन को भेज रहा है नहीं भेज रहा है, कितना भेज रहा है कितना नहीं भेज रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, समझ गए हो चंचल जी। तो हमको बाहर से क्वांटिटी उसकी करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम कब आती है चंचल जी, जब आप थर्ड स्टेज में यदि आ जाते हो। सब लोग थर्ड स्टेज में नहीं आते हैं, याद रखना, राइट। यदि थर्ड स्टेज में आप चले गए हो तो दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एंजाइटी। यदि आप कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप थर्ड स्टेज वाली एंजाइटी का प्रॉब्लम है भाई। फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो दिन में आप वैसे भी 10 बार जाते हो, ठीक है। तो दैट इज नॉट एंजाइटी की प्रॉब्लम, दैट इज वो टेंशन तो भैया किसको नहीं है, या समझ गए हो, सबको है, ठीक है। समझ गए चंचल जी। थर्ड स्टेज में अब प्रॉब्लम क्या आती है, थर्ड स्टेज में जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को पता ही नहीं है बनाना कि नहीं बनाना, कितना बनाना, कैसे बनाना, भेजना नहीं होता है ना, तब है ना, सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम ही नहीं खराब होता है, सारे सिस्टम्स खराब होने लग जाते हैं।
तो सबसे पहले डाइजेस्टिव जाता है और एक नर्व्स वाले प्रॉब्लम आते हैं, जिसको जो बॉडी में ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, नर्व्स का प्रॉब्लम आ जाता है। ये दो चीजें यदि बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं, बल्कि सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइजेशन में इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट, कार्डियो भी होता है, सारे सिस्टम इफेक्ट होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब एक सिस्टम खराब होता है ना, तो दूसरा सिस्टम ओवर कंपनसेट करके उसकी मदद करना चाहता है, बट जब वो ओवर कंपनसेट करता है ना, तो वो खुद भी खराब हो जाता है। जैसे जिस आदमी को लंग्स की प्रॉब्लम होगी ना, आप देखो वो लंग्स से ज्यादा ना उसका हार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं, और मतलब खींचना नहीं कर रहे, तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ना ब्रेन में उतनी। तो जिसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है ना, उसका हार्ट में प्रॉब्लम आता है, लंग्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हार्ट ओवर कंपनसेट कर रहा है, उसको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ब्रेन में और पूरे बॉडी में। तो ऑक्सीजन ज्यादा भेजने के लिए यदि लंग्स आर अफेक्टेड, हार्ट ज्यादा पंप करता है। आप समझ गए हो? हाँ, पंप ज्यादा करना पड़ता है, और जो कि ज्यादा करना पड़ता है, लॉट ऑफ पीपल हु हैव लंग्स इश्यूज डाई ऑफ हार्ट फेलियर। देखो, हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, एक एक घंटा लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट हैपेंस टू देम? फिटनेस फ्रीक्स जो होते हैं, हाँ, हार्ट कोलैप्सेस, हार्ट बोलता है साला कितना करूंगा मैं, कितना करूंगा, कितना ऑक्सीजन भेजूंगा। ठीक है, इसीलिए लंबे स्ट्रेच तक जब हम सिर्फ हार्ट 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 पे इतना प्रेशर आता है, तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है। कितने लोग आजकल 40-50 में जिम के अंदर मर रहे हैं ना, इज बिकॉज ऑफ हार्ट। ओके, स्मोकिंग करते हो तो लोग, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग बंद करो। अरे, हार्ट की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मैं स्मोकिंग क्यों बंद करूं? क्यों स्मोकिंग बंद करूं? क्यों मैं लंग्स को हेल्प करूं? जब हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट को मैं करूं। पर डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है कि आप स्मोकिंग बंद करो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं? क्योंकि लंग्स कैन टेक सम प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हार्ट का क्या काम है? पंप करके ऑक्सीजन भेजना ना पूरे बॉडी के अंदर, यही काम है ना। हाँ, तो लंग्स को ज्यादा काम करने दो, लंग्स को खींचने दो। आप समझ गए हो चंचल जी? हाँ, इस तरह से ना चंचल जी, बैलेंसिंग एक्ट सारे सिस्टम कोलैप्स करते हैं। तो थर्ड स्टेज एग्जॉस्शन है ना, बॉडी एग्जॉस्ट होता है, उसके अंदर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ गए हो? हाँ, अदरवाइज नहीं लेनी पड़ेगी चंचल जी। याद रखना, आपने एक नाम सुना होगा बचपन से कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक। नाम सुना है? मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोसोमैटिक? पहले आपके साइकी में, मतलब सोचने के गलत तरीके की वजह से आपको बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार 95% प्रॉब्लम्स हम यदि साइकोसोमैटिक को दे रहे हैं, तो भाई मेरा मैं क्या गंदा सोच रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, मैं तो रोज समायके कर रही हूँ, मैं तो इतना धर्म, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पूरा दिन मोक्ष मार्ग के बारे में सोचती हूँ। आप ये बोलोगे ना चंचल जी, है ना, कि पॉजिटिव सोच रही हूँ। पर तुम्हारा बॉडी जो है, यदि एंडोक्राइन सिस्टम फेल हो चुका है आपका, हाँ चंचल जी, तो आप पूरा दिन समाय के करोगे, पूरा दिन बुक्स मार्क करोगे, पूरा दिन महावीर स्वामी भगवान का नाम पॉजिटिव में लोगे ना, तो भी आपका बाजा बजेगा। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम खराब हो चुका है, वो सारे सिस्टम्स को उठा के खराब कर देगा। समझ गए हो चंचल जी? हाँ, तो आप यदि किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, जैसे आप पेट पेट में कॉन्स्टिपेशन है या कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलता है एंजाइटी कम करो। ठीक है, आप बोलोगे मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, राइट? ही इज टॉकिंग ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द गैस मॉडल, विच इज आपका बॉडी क्लिनिकल एंजाइटी स्टेज में, मतलब आपका बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम नहीं समझ पा रहा है उसको कि कितना कॉर्टिसोल भेजे, स्ट्रेस हार्मोन्स भेजे, जिसकी वजह से एंजाइटी को हैंडल किया जाता है। तो पूरा टाइम बॉडी केओस में है। अब समझ गए चंचल जी? अभी समझ में आ रहा है? हाँ, व्हाट इज द डॉक्टर ट्राइंग टू टेल यू? डॉक्टर जब बोलता है तुमको एंजाइटी में है, इसका मतलब तुम्हारा यू नीड टू वर्क ऑन योर एंडोक्राइन सिस्टम। समझ गए हो? तो ऐसा ही मेरा दूसरा सवाल ये था जिसका आपने आंसर दे दिया, कि हर लोगों का ना स्वभाव होता है ऐसे अलग अलग, तो वो भी उनके सीक्रेशन पे डिपेंड करता है कि भाई क्या हार्मोन सीक्रेट्स हुए। या, टोटली टोटली। आप देखिए, मैंने आपको डिप्रेशन में भी ये बोला था ना, कि जैसे इफ आई एम वेरी हाई, राइट, देखिए घर में किसी की डेथ हो जाती है ना,
तो जैन धर्म क्यों बोल रहा है कि यार जल्दी से जल्दी कोई इवेंट करने की जरूरत नहीं, 14 दिन तक यार ये सब हमारे जैन लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? चौथा करते हैं। चौथे भी चौथे दिन पे नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे चौथा करो। चौथा इज मोर लाइक एन इवेंट वेर सब लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, बस एक दिन डिस्कस कर लो भैया कि वो आदमी कितना अच्छा था, मर गया, ठीक है, वी आर वेरी सैड। ओके, देखो जो घर वाले लोग होंगे उनकी सैडनेस तो थोड़े लंबे टाइम तक खींचेगी, बट टाइम विल स्टिल हील। अंडरस्टूड? हाँ, वासुदेव के मरने पे बलदेव भी 6 महीने में ठीक हो जाते हैं, राइट? ही कम्स आउट। 6 महीने लगते हैं पर 6 महीने में निकल जाते हैं उससे, ठीक है? तो जैन धर्म क्या बोल रहा है कि यार देयर इज नो पॉइंट ऑन डिवेलिंग ऑन इट, क्योंकि वो जिंदा नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो प्लीज ऑफिशियली आके बार बार, अरे वो कैसे मरा, क्यों मरा, कैसे बच सकता था, क्यों नहीं, ये किसकी गलती थी? अबे भाई, ये साइंस में जाने की क्या जरूरत है, राइट? क्या जरूरत है? यदि आपको किसी को कैंसर हो जाता है, अरे कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे साइंस नहीं बता पा रहा है क्यों कैंसर हुआ है। आप समझ गए हो? देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, हमको नहीं अभी तक समझ है। जब तक नहीं समझ में आया ना, प्लीज इस पे इन्वेस्टिगेशन करके अपना दिमाग खराब करना बंद करो। समझ गए हो? कोई मर गया, क्यों मरा, कैसे मरा, मैं क्या कर सकती थी कि वो मरे नहीं? अबे उससे क्या वो आदमी जिंदा होगा? जैन धर्म क्या बोल रहा है? बॉस, इस आर्थ ध्यान से निकलो। क्या करो? जितनी भी गंदी आप सैडनेस फील करते हो, धर्म ध्यान चालू करो, नेक्स्ट डे से समय के चालू करो। देखो, जैन धर्म बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है? जैन धर्म को पता है ये टू डिवेल इन दैट नेगेटिव एनवायरमेंट विल कॉज हार्म, ठीक है? बट चंचल जी, घर में कोई सैडनेस आती है, थोड़े टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आता है ना, राइट? कोई खुशी का माहौल होता है, बर्थडे होता है, हम कितने खुश होते हैं, कूदते हैं, काटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर क्या होता है? फिर भी नॉर्मल आ जाते हैं। बॉडी, यदि सब कुछ बॉडी में सारे सिस्टम्स अच्छे तरह से चल रहे हैं ना, तो आप खुश हो जाओ, सैड हो जाओ, स्ट्रेस टेंशन में आ जाओ, सब कुछ हो जाओ, जितनी भी चीनी खा लो, जितना भी कर लो, अब्यूज कर लो, सब कुछ ठीक है, आप हीरो हो। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चल रहा है तो पत्थर भी खा लो, हजम हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है? पर वही है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो, नहीं ये खाऊं के नहीं खाऊं, खिचड़ी भी खाऊं के नहीं खाऊं, तो खिचड़ी से भी गैस हो जाएगी। आप समझ गए हो? ऐसी भी हालत होती है, जितना मर्जी सोच लो। सो आपको अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स को ठीक रखना है। आप समझ में आ रहा है चंचल जी? हाँ। हमेशा ना इन्वेस्टिगेट करो कि ये जो मेडिकल, देखो पहले तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर एलोपैथिक से ही होती है, ठीक है चंचल जी? पर जब इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है ना, तो पता करो ये कौन से सिस्टम से जनरेट हुई है, और वो सिस्टम फेलियर का किस सिस्टम से फेलियर हुआ है। क्योंकि देर इज अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन भी पता है? हाँ। पेट, सबसे ज्यादा पेट जो है ना, स्टमक सबसे पहले बर्बाद होता है, और वो यदि बर्बाद होता है तो वो सबका बाजा बजा देता है, ठीक है? बट पेट क्यों खराब हुआ? पेट अपने आप तो खराब नहीं हो जाता है, पेट की मशीनरी तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है? पेट और पूरे पूरे सबका बहुत ही अच्छी मशीनरी है। वो इन्वेस्टिगेट, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब व्हाट, ये इसने क्या, किसको ट्रिगर किया होगा, उसने, उसका क्या है। आप ज्यादातर जाओगे ना, तो ज्यादातर जहां पे एंजाइटी और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड है ना, वो एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर सबसे पहले होता है। आप समझ गए हो? दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी बहुत जबरदस्त अफेक्टेड होता है, क्योंकि एक वर्ड बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। ओके, सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्यों अफेक्टेड है? क्योंकि नर्वस सिस्टम, अब देखो पैल्पिटेशन चालू होती है, ऐसे होती नहीं यार, चेस्ट में थ्रॉबिंग चालू हो जाती है, तो आपको ज्यादा टेंशन होगी तो आपका हार्ट बीट ऐसे ऐसे, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पल्स बढ़ जाएगा। क्यों हो रहा है? दे आर द इफेक्ट्स ऑफ एलिविएटेड लेवल्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है चंचल जी? तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके यदि आप उस सिस्टम के पास जाओगे और उस अल्टीमेटली पता लगेगा ना कौन सा सिस्टम ठीक है, उस सिस्टम को ठीक करोगे ना, आपकी पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बट एलोपैथिक ऐसा नहीं करता है। एलोपैथिक क्या करेगा? एंड स्टेट आपको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करेगा, ठीक है? आपको बुखार है तो वो आपके क्रोसिन देके बुखार उतारेगा, क्रोसिन। वो ये नहीं पूछेगा कि भैया इन्फेक्शन कहाँ है, गले में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, कि ईयर इन्फेक्शन है, कि कहाँ इन्फेक्शन है, वो ये नहीं पूछेगा, राइट? वो बुखार उतारेगा। समझ गए हो? अब बुखार वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? देयर वॉज एन इन्फेक्शन इन दैट सिस्टम।
तो इसलिए ना एलोपैथिक ऑयल्स आपको राहत बहुत अच्छे से दे देगा, बहुत इंस्टेंट राहत दे देगा, बट वो इलाज नहीं करेगा। इलाज का मतलब होता है जड़ से वो प्रॉब्लम नहीं निकालेगा, ये जड़ से प्रॉब्लम कोई और निकालेगा। समझ गए हो चंचल जी? एनीवे, मोर क्वेश्चंस चंचल जी? एक और क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो कि भी सब प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक से शुरू होती है, पर हाँ। समझो प्रॉब्लम हुई कुछ भी अपने सोच में, वहीं पे अपन ने किसी को राहत दे दी या समझा दिया कि भी नहीं ठीक है ये मत करो, तो वो शरीर तक पहुंच ही नहीं पाती है। कि यू आर समझो राइट। आज कोई बात के लिए आप बहुत दुखी हो रहे हो, आपने ऐसे बोला, मुझे कहा, मैंने सुना, और फिर मैंने कहा अरे नहीं ये तो ठीक है ना, आप क्यों ऐसा सोचते हो, छोड़ दो इसको, या उसका सॉल्यूशन कुछ भी दे दिया, तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है। तो आपकी वो चिंता खत्म हो जाती है कि चलो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड, तो फिर बॉडी में नहीं आती है, तो सिक्रेशन फिर क्या होता है उसमें? आप ये कहना चाहते हो कि सी, जो मुझे समझ में आया आपका सवाल चंचल जी, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे ना सोल्यूशन में बात करने भी वाली थी, ठीक है, कि आपको जो प्रॉब्लम हाँ लग रही ये है ना, सॉल्यूशन में आएगा, बराबर है, ये सॉल्यूशन में आएगा। में आऊंगा, ठीक है। तो इसमें ना एक फिर भी चलो, मैं ना सॉल्यूशंस में ये वाली इसका आंसर दे दूंगी, फिर भी आंसर नहीं आया ना तो इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क रख के एंड में पूछ लेना कि मेरे को ये जवाब नहीं मिला, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी और को पूछना है कोई और सवाल? So if you meet someone of this kind of a person who is got anxiety or depression, uh, and I can see कि from whatever lay person can understand कि there is some problem in this person, but I will not know the level of the problem. आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ डॉक्टर का काम है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर पाएगा। But I'm हम affected. जैसे हम जैसे But सी, आई एम ट्रेन्ड, आई एम अ प्रोफेशनल सोशल वर्क, आई हैव डन माय मास्टर्स इन सोशल वर्क। हम रफ अराउंड एस्टिमेशन करते थे। देखिए शोभा जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय मास्टर्स प्रोग्राम, तो मैं 6 महीने के लिए व्हेन आई वाज डेप्यूटेड इन द साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट, तो वहां पे ना जो एमबीबीएस के बाद एमडी करने वाले जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो भी हमारे साथ पढ़ रहे होते थे। तो ओरिजिनल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता था, रोज करता था, वो सब करते थे ना, तो हम लोग भी होते वहां पे। बट हमारे में और जो एमबीबीएस करके जो एमडी कर रहे थे ना, जो डॉक्टर्स जो एमडी कर रहे थे, वो भी स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट, पर हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का। तो हम लोगों को ना, हमको सारे केसेस एंजाइटी के लगते थे, तो मैं कई बार लेके जाते, हम लोग है ना प्रोफाइलिंग करते थे केसेस, और हम वो उनके पास लेके जाते थे। तो वो एक डॉक्टर मुझे देख के हंसता है, बोलता है, सिंस मॉर्निंग ऑल यू हैव डन इज से दैट दिस पर्सन हैज एंजाइटी, राइट? हाँ, यू थिंक देयर इज ओनली वन वर्ड एंजाइटी? हाँ। तो उसने बोला जाके DSM-5 की मॉडल देखो, DSM-5 बुक में रेफर करो। देर आर एंजाइटी के अंदर भी बहुत सारे मतलब अलग अलग हैं, राइट? उसके अंदर भी कितना है, तुमने कितना पिन पॉइंट किया किया भी, तो कितना पिन पॉइंट किया। और वो तो मुझे भी पता है, ये बंदा ये सब केसेस से आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? व्हाई आर यू नॉट एबल टू गो दिस थिंग? तो मैंने जब वो सब करना चालू, सी दे आर ऑल्सो टीचिंग अस, ओके, दे वर टीचिंग। तो जब वो लोग के पास मैं ये सब डिटेल लेके जाती थी ना, तो वो लोग मुझे बोलते थे, देखो ये वाला केस ऐसा नहीं है, देखो ये इसमें से निकल के, ये एक एक वर्ड से वो मुझे डिफरेंशिएट करना सिखाते थे, ओके। जैसे बाइपोलर के अंदर एक सैड फेस है, बाइपोलर में एक्सट्रीम्स आते हैं, एक सैड फेस आता है, तो दूसरा हैप्पी फेस होता था। तो डॉक्टर कहते हैं, नो दैट इज नॉट अ हैप्पी फेस, दैट इज मैनिक फेस, इट्स नॉट अ हैप्पी फेस, इट्स अ हैप्पी फेस। तो हाउ डू यू नो इट्स अ मैनिक फेस? जो हाई जो होता है ना, उसको मैनिक फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वो आदमी बहुत कुछ करता है, बट उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? वो आदमी को लगता है मैं भगवान हूं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो हर चीज में हाथ डाल के बैठ जाता है। अब हर चीज में हाथ डाल के बैठने का मतलब है ही इज नॉट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ भी काम करोगे ना, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, किसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब, यदि मैं दारू पीऊंगी तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट? मेरे को एडिक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी, और मतलब आई विल, मेरा कॉग्निशन कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको आपका कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होने से आप दारू उसी लेवल पे पियोगे। पर जो मैनिक फेज में, व्हाई इज एडिक्शन अ कॉमन फैक्टर, व्हाई इज एडिक्शन नॉर्मल? बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो उसने मुझे बताया, देखो यदि मैनिक फेज है तो कॉन्सिक्वेंसेस में वो कॉन्सेंट्रेट, मतलब ही कांट इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट। तो वो एक एक वर्ड पे हम लोगों को
you know, he would teach us. अब उसको इतना क्यों आता है वो एमडी वाले स्टूडेंट को? क्योंकि वो साइकियाट्री में उसने पहले एमबीबीएस इतने साल पढ़ी। पहले तो एमबीबीएस में घुसना कोई आसान काम नहीं है, बड़े सुपर इंटेलिजेंट लोग जो क्लास के जो क्रीम बंदे होते हैं वो जाते हैं एमबीबीएस को क्रैक कर पाते हैं वो एग्जाम को। उसके बाद पता नहीं 5-6 साल लग के तो उन्होंने एमबीबीएस क्लियर की होती है। उसके बाद वो एमडी में गए होते हैं। एमडी के अंदर भी वो उस टॉपिक के बारे में मतलब क्या पढ़ रहे हैं गॉड नोज। सोचो उनका लेवल और मैं जिसमें सिर्फ 2 साल ये सब पढ़ रही हूँ, सिर्फ 2 years, जिसमें भी मेडिकल का फील्ड, मेडिकल पढ़ा मैंने 2 साल, लेकिन मुझे एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो सिर्फ 6 महीने का हुआ। उसमें मेरे को कितना आता है? सो माई लेवल विल ऑलवेज, तो हम लोग कभी भी डायग्नोज रफ अराउंड करते हैं। हमारे पास कोई केस आता है ना तो हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दो। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर ने क्या उसको प्रिस्क्राइब किया है, व्हाट इज डिड द एमडी डॉक्टर, जो साइकियाट्रिक डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब। एमबीबीएस भी चलेगा, उसने क्या वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि वो वर्ड्स पे हम लोग क्या बोलते हैं, हमको एंजाइटी है। नहीं भैया, उसने एंजाइटी वर्ड यूज नहीं किया होगा, उसने बहुत डिटेल में लिखा होगा, राइट? एंजाइटी के अंदर में पीटीएसडी आता है, एंजाइटी के अंदर कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आता है, पता नहीं क्या 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 आता है। व्हाट डिड ही राइट, व्हाट डिड ही राइट इज मोर इम्पोर्टेंट, शोभा जी। अंडरस्टूड? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगता है इसको एंजाइटी है, भाई गाइड देम टू वो प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर के पास भेजो। खुद नहीं कर पाओगे हैंडल, ठीक है? वो उन्होंने 10 साल पढ़ा है तब जाके तो वो डॉक्टर बने हैं भैया, और आप कौन हो? लेकिन अगर वो सेकंड स्टेज पे है, इफ शी इज ऑन द सेकंड स्टेज, हाँ, देन तो डॉक्टर और क्लिनिकल हेल्प नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उसमें तो वो मांगेगा भी नहीं कहीं। नहीं, बट इफ आई कैन सी, वो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने में टाइम नहीं लगेगा। सो इफ आई कैन सी समबडी ऑन द सेकंड स्टेज, देखो देन हाउ डू आई। सेकंड स्टेज में क्या होता है, मैं सुबह टेंशन में आई, 1 घंटे बाद मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, आराम से जिंदगी जी रही हूँ। फिर दोपहर को फिर से टेंशन आई, फिर मैं नॉर्मल हो गई हूँ। यदि ये नॉर्मल होती जा रही हूँ ना, देन आई एम इन द सेकंड स्टेज। पर पूरा दिन यदि मैं पूरा दिन मैं नो, एक ही लेवल का बिहेवियर दिखा रही हूँ, जब मैं दोपहर को सोने लगती हूँ मुझे नींद नहीं आती है, आप समझ गए हो? क्योंकि मुझे टेंशन है कि शाम को क्या खाना बनाते। दोपहर को सो जाना चुप करके, नहीं नींद आती है मेरे को, राइट? मैं चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, खाना खाते हुए, नहीं यार शाम को भी खाना खा रही हूँ दोपहर का, शाम को क्या खाना बनाया? तो भाई मेरे चैन से अभी का लंच कर ले, बनाया ना बहुत मेहनत करके, खा ले, चुप कर जा, राइट? 1-2 घंटा मैं सो के जब उठूंगी ना तब डिसाइड करूंगी रात के खाने का। समझ गए शोभा जी? yeah, but that second stage is affecting you also, the other person. Like somebody's, you're living together with people, so then when the second stage is there, it's affecting दैट इज द मोस्ट, ये जो आपने सेंटेंस बोला ना, इट इज अफेक्टिंग अदर्स। मेंटल हाँ, हेल्थ इशू में जिसको ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है ना, वो तो पहले एडमिट it's ही not नहीं करता affecting, कि मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, right. और पता है इलाज कौन करवा रहे होते हैं? उसके आसपास के लोग। क्यों करा रहे होते हैं? क्योंकि वो जो असली में जिसकी जो बीमार था ना, वो एडमिट ही नहीं करता, वो अपना इलाज ही नहीं करता, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ उल्टा सीधे काम कर रहा है। तो जो And आसपास के लोग पागल हो रहे हैं ना, तो वो दे आर गोइंग टू द डॉक्टर्स, हमारी तबीयत खराब हो actually, रही है, वी नीड काउंसलिंग, राइट? वी नीड yes, मैनेज आवर स्ट्रेस, बिकॉज वो आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सो हमारे हम वी आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्ट्रेस। सो इलाज जनरली मेंटल हेल्थ इशू में यही होता है। मेंटल हेल्थ इशू में there's a very funny thing, there is a बीमारी known as केयर प्रोवाइडर्स फटीक। केयर प्रोवाइडर फटीक का मतलब होता है जो उसका ध्यान रख रहा है ना, उस आदमी की भी बस हो गई है अब। एंड इट्स अ बीमारी बाय इटसेल्फ। देखो बीमारियां 50 होती है, बट ऐसा कभी बीमारी है केयर गिवर फटीक? हाँ, मेंटल हेल्थ में ये प्रॉब्लम है कि उनकी भी बस हो जाती है। अब क्या होता है, ये तो केयर प्रोवाइडर होते हैं, कई लोग केयर प्रोवाइडर नहीं होते हैं बट घर में होते हैं। बट एक आदमी के चीखने चिल्लाना, देखो चीखना चिल्लाना मतलब भय मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड है, भय एंड फियर इज प्रिडोमिनेंट, इसलिए वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, राइट? इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी भी हो सकती है, इट कुड बी समथिंग एल्स, राइट? हाँ, तो उसको ठीक करो ना। नहीं, जो जो चीख रहा है ना, वो आदमी को क्या लगता है, ये तो गाइड कर रहा है। मोक्ष मार्ग वाले लोग, अपन समाइक करने वाले लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो आदमी कितना अच्छा, ये तो मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे कैसे खाना बनाना है, कैसे सफाइयां रखनी है, राइट? ये तो अच्छा आदमी है, राइट? अबे भाई तुम 40-50 साल की हो, यू डोंट नीड गाइडेंस ऑन कैसे खाना बनाना, कैसे घर में सफाई रखना, समझ गए हो? हाँ, और आजकल के बच्चे तो और भी ज्यादा स्मार्ट हैं, कहते हैं वाइस खाना बनाना सच अ बिग झमेला फॉर यू। अबे स्विगी करो ना, टेंशन तो मत लो इतनी। मेड सर्वेंट आई ठीक है, नहीं आई तो स्विगी करो, बट डोंट गेट इनटू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। समझ गए हो?
बाहर का कचरा भी हजम कर जाओगे, पर घर का ये जो नॉनसेंस है ना, जो चीखा चिल्ली इंसल्ट्स, मैक्सिमम व्हाट वी डू, आई विल टेल यू समथिंग। ठाणांग सूत्र में ना महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बहुत जगह बोला है, 4 तरह के पुरुष हैं, एक पुरुष ऐसा है, ऐसे करके ना भगवान का नरेशन है, ठीक है। तो मैं भी भगवान को बोलती हूँ, भगवान मैंने भी ये आप 4 तरह के पुरुष ना, मैं 2 तरह का भगवान को सुनाती रहती हूँ। लाइक तो जैसे मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान 2 ही तरह के पुरुष, या तो आप बुली हो, या तो बुली करते हो, या तो आप बुली हो रहे हो, तीसरी तरह की स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं ना अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही मैं पता क्या सोची थी, भगवान 2 तरह के लोग होते हैं, पता है क्या होते हैं। एक जिनसे आप मिलते हो ना, तो वो तुमको बहुत प्यार देते हैं, क्या बोलते हैं, तुम कैसे हो, मैं बताओ तुम्हारे लिए क्या मतलब व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपको क्या चाहिए, हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर। एक तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, जब आप उनको मिलते हो तो वो क्या बोलते हैं, हे आई एम वेरी ग्रेट, मैं तेरे से बहुत अच्छा हूँ और तू मेरे से अच्छा नहीं है। यू अंडरस्टैंड, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही फिरते रहते हैं, सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि तुम एक बार मिले हो, साल में एक बार मिल रहे हो ना, प्यार से पूछ लो, सामने वाले की हेल्थ पूछ लो, सामने वाले को पूछ लो कि इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, प्यार कर सकते हो ना। बट नहीं, वो क्या करेंगे, आई एम सुपीरियर टू यू, आई एम सो ग्रेट एंड यू आर नॉट दैट ग्रेट। आप शादी में जाते हो, अच्छी सी साड़ी और ज्वेलरी पहन के जाते हो, आप भी तो सेकंड स्टेज वाले आदमी हो, क्या सोचते हो, सबसे अच्छी तो मैं ही दिख रही हूँ, लुक एट माई साड़ी 40,000 की है, एंड माई ज्वेलरी मेरी मम्मी ने दी थी, सेट। आप भी तो उसी मोड के हो ना, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, राइट। हाँ, 2 ही तरह के लोग हैं। आप देखो, क्या आपको हमेशा यू नीड टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट पुरुष। फर्स्ट कैटेगरी मतलब कोई तुमसे मिले तो तुम्हारा प्यार दो उसको, उसके वेलफेयर का सोचो, उसका हित का सोचो। ठीक है, क्षत्रिय क्या करता है, सामने वाले को प्रोटेक्ट करता है। क्षत्रिय का क्या काम होता है, जिसकी क्षत्रिय मेंटालिटी होती है ना, वो क्या करेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई मेक द सिस्टम्स बेटर, राइट। दूसरे लोग क्या करेंगे, भाई क्षत्रिय सुपीरियरिटी की सुपीरियरिटी बोली गई है, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, मैं तेरे से ज्यादा अमीर, मैं तेरे से ज्यादा सुंदर, मैं तेरे से ज्यादा ज्ञानी। आप समझ गए। तो मैं भगवान को ऐसी बोली थी कि भगवान मुझे लगता है 2 ही तरह के लोग हैं, इसमें तीसरी कैटेगरी नहीं है। यू नो वी वर जस्ट ऐसे ही, आई वाज जस्ट जोकिंग लाइक jokes in my head, right? So Shobha ji, does that answer your question, right? Stay away from people जो हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं, stay away। कंपटीशन जो करता है ना, उसके पास जाना ही नहीं है, ठीक है। गो टू पीपल हु लव यू। तो आप जो बोलते हो ना कि जो घर में भी जो चीखते हैं चिल्लाते रहते हैं पूरा दिन, they they are anxiety prone, they are the original medical problem। बट देखो थेरेपी में कौन जा रहा होता है, डॉक्टर के पास कौन भाग रहा होता है, हार्ट प्रॉब्लम किसको होती है, क्योंकि घर में एक बंदा बैठ के चिल्ला रहा होता है, चीख रहा चिल्ला रहा होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, कभी देखा है ये चीज, देखना, हाँ नहीं देखी आपने। और जो आदमी गाली दे रहा होता है ना, अब्यूज कर रहा होता है, तुम तो साले घटिया, तुम तो साले ये करो, चाहे वो तुम नौकर को करो, चाहे तुम किसी को भी करो, even though you have a genuine reason to give galis, right? पर गाली क्यों दे रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। आप बोलोगे नहीं, मेरे घर बार में तो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको तो गाली देना बनता है, पर गाली देने से सामने वाला सुधरने वाला नहीं है, राइट। तो इफ दैट मेथड इज नॉट वर्किंग, गाली देने से सामने नहीं सुधर रहा, तो तुम गाली देना तुम्हारी हैबिट है, और वो तो बिकॉज ऑफ एंजाइटी है, समझ गए हो। सो इफ यू आर अब्यूजिंग अदर्स, इफ यू आर टेलिंग पीपल यू आर घटिया एंड आई नो बेटर, आई एम मोर वाइज, राइट। एडवाइस कौन देता है, आपको पता है एडवाइस कौन देता है, वो एक जोक है ना, कि जो चाय बनाने वाला होता है ना, he should only know how to make a good cup of tea, right, and sell it so that he can earn money. But he would know everything under the sun. He would know how prime minister should make policies, how Sachin Tendulkar should bat, how Lata Mangeshkar should sing. He knows everything, right? But all he needs to know is how to make a cup of tea. ठीक है। सो ये मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि कई घर में ना ऐसे कई बार एक बंदा भी ऐसा आ जाता है ना, जो फ्री में एडवाइस देता फिरता रहता है, ठीक है। आदमियों को बोलेगा तुझे पैसे कमाने नहीं आते,
ये तू कमा के दिखा दे ना, तुम कमा के दिखा दो ना, समझ आ जाएगा। हाँ, तुमको क्या लगता है पैसे कमाना बहुत आसान काम है? नहीं, तुम कम कमाते हो, नहीं तुम ठीक से नहीं कमाते हो, तुम बिजनेस ठीक से नहीं करते हो। अबे तुमको आता है, कम इन द रैट रेस एंड लेट्स स्टार्ट अर्निंग, राइट? सफाई घर में कैसे सफाई होनी चाहिए कौन बताता है? जो कुछ नहीं कर रहा होता है, दूसरों को क्या सिखा रहा होता है, सफाइयां ऐसे करते हो। मैं तो डायरेक्टली लोगों को बोलती हूँ, जिसको सफाई पसंद है ना, आओ और सफाई कर जाओ भैया, मेरे को फ्री में एडवाइस नहीं चाहिए, राइट? दैट दिस इज ऑल आई कैन डू। हाँ, गॉट इट? जो ज्यादा सफाइयां करता है ना, उसके लिए भी एक मेडिकल टर्म, मतलब इफ इट बिकम्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, सफाइयां ऑब्सेसिव कंपल्सिव बोलते हैं ना हम लोग, बच्चे OCD. तो गालियां, ओसीडी, राइट, इसको ओसीडी है यार सफाई की, है ना? आप देखो शोभा जी, आप जब अपने आजकल के टीनेज बच्चे जो होते हैं ना, खासकर स्कूल कॉलेज में हो जब होते हैं, जब वो अपनी कंप्यूटर्स पे लैपटॉप से पढ़ाइयां कर रहे होते हैं बेचारे, बड़े टेंशन में होते हैं। तो जब आप उनको जाके बोलते हो ना, बेटा खा लो बेटा, ये कर लो बेटा, वो क्या बोलते हैं? मामा टेक अ चिल पिल, वो बोलते हैं ना मामा चिल। वो वर्ड क्या है चिल? वर्ड क्या है? ओके मॉम, मामा टेक सम डीप ब्रीथ। वो क्या बोलना चाह रहे हैं तुमको? कि मम्मी यू आर ऑब्सेसिंग ओवर अ स्मॉल थिंग। समझ रहे हो? आपके लिए खाना ही सब कुछ है। हमको क्या लगता है, बच्चे ने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, कहते हैं आपको उसके बिना कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है? चिल करने को बोल रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? अगेन आई कीप टेलिंग पीपल, यदि आप इंसल्ट कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, यू नीड हेल्प। तुमको लगता है कि तुम फ्री में एडवाइस दे रहे हो, घर में सब लोग गलत हैं, प्लीज। घर में गलत हैं लोग, यदि घर में सब गलत काम कर रहे हैं, पैसे ठीक से नहीं कमा रहे हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पर चीख और चिल्ला के दूसरों की तबीयत तो नहीं खराब कर रहे। समझ में आया? क्योंकि जो चीख रहा है चिल्ला रहा है ना, वो वैसे ही लोगों को पागल कर देता है, ठीक है? दैट्स नॉट द वे टू गो। अंडरस्टूड? एनीवे, so what was I saying? Okay, so let us go in। ये जो मैंने डिप्रेशन की भी देखो क्या क्या थ्योरीज बताई थी, कि आप ट्रांजिटरीज हाई, मतलब ज्यादा हाई जाते हो, और आपका यदि एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो वो वो मतलब आपका बॉडी लो हॉर्मोन्स क्रिएट करेगा, बट वो मतलब वो इतना ज्यादा कर देगा कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। उसको बोलते हैं ट्रांजिटरीज हाईज कम विद देयर ओन लोज, राइट? सो ये हाई में जाना छोड़ दो, मतलब जो भी एडिक्शन प्रॉब्लम से निकलो। एक और थियोरी थी कि बॉडी को अल्कलाइन बनाओ और लैक ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैं ना, ये जो पूरा प्रोग्राम जो बताया ना, आज का मैं जो क्लासेस करने लगी, आज की जो मैं क्लास करने वाली हूँ ना, वो सोल्यूशन बेस्ड करने वाली हूँ, सोल्यूशन बेस्ड। तो मेरा पहला सवाल है, क्या मोक्ष मार्ग के पास इसका सोल्यूशन है? क्या मोक्ष मार्ग के पास इसका सोल्यूशन है? नहीं है? ओके, सो जिनकल्पी होगा ना, तो वो ये सब मेथड्स यूज नहीं करेगा जो मैं आज बोलने वाली हूँ। जिनकल्पी होगा तो क्या आज के स्थविर भगवंतों को और आज के श्रावकों को एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब मेंटल हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है? तो आंसर है। बहुत सारे मारासाज होते हैं जिनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं एंड दे डोंट नो। अंडरस्टूड? उनके भी हार्मोनल फ्लक्स होते हैं, उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, ओके? एंड दे कैन टेक मेडिसिन एंड कम आउट ऑफ इट, ओके? सो अभी हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर में जा रहे हैं, ओके? ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या क्या है? सो यदि आपने बोला जैन धर्म के पास इसका क्योर नहीं है, मतलब मोक्ष मार्ग के पास नहीं है, आर वी वेरी क्लियर? बट श्रावक दूसरे दर्शन, दूसरे फिलोसफीज और दूसरे साइंसेस की हेल्प ले सकता है ना? हाँ, हिंदुइज्म में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे ना, मैंने आपको बताया ना, सांख्य, मीमांसा, चारवाक, ऐसे बहुत दर्शन है। उसमें से एक दर्शन है जिसका नाम है, ये लिखिए पूरा, आपको नहीं मिलेगा कहीं और, ठीक है? एक हिंदुइज्म की बुक है जिसका नाम है सर्व दर्शन संग्रह। सर्व दर्शन संग्रह, इसकी आई एम श्योर पीडीएफ भी मिल जाएगा ऑनलाइन। इसके अंदर
हिंदुइज्म को ना सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है। सनातन मतलब हमेशा चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, सनातन। तो आजकल हम इसको हिंदू धर्म बोल रहे हैं, तो मैं हिंदू वर्ड्स यूज कर रही हूँ। हिंदू धर्म के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मतलब बहुत सारे दर्शन हैं, ठीक है। अरहत दर्शन, जैन धर्म को क्या बोला गया है? अरहत, क्योंकि ये अरहत भगवान द्वारा परूपित दर्शन है, इसलिए इसको अरहत जैन धर्म। उसका भी वर्णन आता है और बहुत ही तारीफ की गई है सरधर्म संग्रह में। जैन मतलब अरहत दर्शन की बहुत तारीफ की गई है, इसका अनेकांतवाद पे तो बहुत तारीफ की गई है, काफी चीजों की बहुत तारीफ की गई है। Yesterday, I saw on the social media Amir Khan talking about Anekantwad. Yeah, For Jain. so he just knows the glimpses of it, but he does not know in depth about it. Yeah, आप but लोगों he, को in depth आता है, उनको हाँ, उसको लेकिन उनको थोड़ा even to आता है और know, वो कहता है, "Oh, we know अनेकांतवाद." but even to know Jainism ka Anekantwad is also not, I mean, it's like people are aware of it and everyone is really praising. आपको पता है हिंदुइज्म में everybody attempted, all the darshan attempted a theory of communication. How do we communicate? Everybody attempted, all the darshan, मीमांसा, सांख्य, सब लोगों ने अटेम्प्ट की। बट अटेम्प्ट करके ना दे रियलाइज दैट महावीर स्वामी भगवान की जो अनेकांतवाद की थियरी इज द बेस्ट एंड फुल प्रूफ। सो एवरीबडी एक्सेप्टेड इट एंड सेड ओके, लेट अस यूज महावीर स्वामी भगवान की थियरी एज अ बेस एंड गो ऑन इन कम्युनिकेशन। सो वो लोग भी जब वाद विवाद करना पहले जमाने में वाज अ नॉर्मल फिनोमिना, आजकल नहीं करते हैं हम लोग, पहले वाज अ नॉर्मल फिनोमिना। इट वाज बेस्ड ऑन अनेकांतवाद, ऑन जैन धर्म फिलोसफी, एंड ऑल द दर्शंस वर एक्सेप्टिंग इट, राइट। सच अ ब्यूटीफुल थॉट। और आज की डेट में हम जैनियों को भी नहीं पता है, जैनियों में से कितने लोगों को पता है, राइट। जब आप मेरी क्लास में आए थे उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था ना, राइट। ओके, सो अरहत दर्शन इज वन ऑफ द दर्शन। ऐसे 7 to 9 स्कूल्स ऑफ थॉट्स का वर्णन आता है, मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब दर्शनों का वर्णन आता है। उनमें से एक दर्शन है जिसको बोलते हैं योग दर्शन। सो एक बड़ा सा टॉपिक दर्शन है, मतलब एक पूरा धर्म है बाय द नेम ऑफ योग दर्शन। योग दर्शन की क्या मान्यता है मैं आपको बता देती हूँ। सारे दर्शन मोक्ष जाने के बारे में बात कर रहे हैं एक्सेप्ट 1 और 2। चार्वाक मना कर रहा है और 2-3 और मना कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब लोग मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग आत्मा को मोक्ष में भेजने की बात कर रहे हैं कि बॉडी तो नहीं जाएगा तो आत्मा को ऐसे भेजो, तो वो महावीर स्वामी भगवान आत्मा को मोक्ष भेजने की बात कर रहे हैं। योग दर्शन भी मोक्ष में भेजने की बात कर रहा है। वो कैसे बोलता है? योग क्या बोलता है? इफ यू हैव अ गुड बॉडी, इफ यू हैव अ गुड बॉडी, गुड बॉडी का मतलब होता है देयर इज नो बीमारी, देयर इज परफेक्ट बॉडी, दैट विल हेल्प यू इन गोइंग अहेड, इवन रीचिंग मोक्ष। ये उसकी मान्यता है, ठीक है। गॉट इट शोभा जी? कि अच्छी बॉडी होगी ना तो ही तुमको हेल्प मिलेगा मोक्ष में जाने का, मतलब आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, इवन मोक्ष अचीव कर पाओगे, ये मान्यता है। तो इसके अंदर ना एक किताब है बाय द नेम ऑफ शिव का नाम क्या था? शिव का एक और नाम क्या था? हाँ, भैरव यंत्र। भैरव यंत्र नहीं, भैरव तंत्र यंत्र, भैरव यंत्र करके एक देयर इज अ बुक, द ओरिजिनल बुक। ये जो शिव है ना, शिव पार्वती का नाम सुना होगा आपने हिंदुइज्म में। इट्स सपोज टू बी क्वेश्चन्ड बाय पार्वती एंड आंसर्ड बाय शिव। Shiv is a guy who lives in extreme climatic conditions. That is mountains of Everest and snow and everything extreme, right? With a very difficult body sadhana, okay? तो भैरव यंत्र, यंत्र का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है। पार्वती ना बहुत सारे आई थिंक 100+ क्वेश्चंस करती है कि ये प्रॉब्लम, ये मेडिकल प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सॉल्व की जाए, ये प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व की जाए। तो शिव भगवान उसको जवाब देते हैं कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ये करता हूं। एंड सारे जो आंसर्स है ना दे आर बेस्ड ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो हम करते हैं ना नाक से, उसकी टेक्निक्स को बोलते हैं
प्राणायाम, ठीक है। सो ऑल द आंसर्स आर इन प्राणायाम। सो बेसिकली प्राणायाम का जन्म कहाँ से हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ है, द भैरव यंत्र है, वो शिव का बनाया हुआ है, ठीक है। आज के जमाने में आप देखो बाबा रामदेव टीवी पे आते हैं और वो प्राणायाम कराते हैं, 8-9 प्राणायाम कराते हैं, रिमेम्बर? हाँ, वेर इज ही टेकिंग द ओरिजिनल थिंग्स फ्रॉम? भैरव यंत्र, द ओरिजिनल। वो टेलर मेक करके तुम कुछ भी करो, दैट इज ऑन यू, ठीक है ना। दैट 100+ क्वेश्चंस का जो आंसर शिव भगवान देते हैं, ठीक है, वो अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम की अलग अलग सॉल्यूशंस बताते हैं, ओके। कि मेरे को एंजाइटी होता है तो मैं ये करता हूं, मेरे को ये होता है तो मैं ये करता हूं। मैं इसमें से ना 3-4 चीजें आपको बताती हूँ। इसके अंदर एक प्राणायाम है जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, अलोम विलोम करके एक वर्ड आता है, नाम सुना होगा सबने, ठीक है। This is very effective for balancing the hormones in the body and balancing the systems of the body, all the systems irrespective of, क्योंकि आयुर्वेदिक भी बैलेंस बोल रहा है वात पित्त और कफ के बीच में, रेकी भी बैलेंस बोल रही है, मॉडर्न साइंसेस भी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का बैलेंस बोल रहा है, ठीक है ना। दिस अलोम विलोम जो एक्सरसाइज है इज सो डैम इफेक्टिव, आई नो। मेरा सेकंड बच्चे के बाद है ना, मेरे बॉडी के अंदर काफी बाजा, मतलब जैसे लोअर बैक पेन्स चालू हो गई थी, मेरे को यहाँ पे एक सिस्ट आ गया था, ये तब हालत खराब, चश्मा भी मेरे को तब आया। मैंने बोला ये हो क्या रहा है साला, इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम। दूसरा बच्चा मतलब पहले बच्चे में तो कुछ नहीं हुई, सेकंड बच्चे में इतनी ज्यादा हालत क्या खराब हुई। तो आई स्टडीड एंड आई रियलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, आई टोल्ड यू ना कि प्यूबर्टी में, चाइल्ड बर्थ में और मेनोपॉज, ये 3 में ना बहुत ज्यादा फ्लक्स होता है बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हार्मोनल फ्लक्स लग रहा है। मैंने ईमानदारी से ये अलोम विलोम 15 मिनट किया, ईमानदारी से सुबह, ईमानदारी से शाम को। 5 मिनट में मैं थक जाती थी क्योंकि लोअर बैक पेन होती थी ना, तो ब्रीथ करते करते 5 मिनट में मैं तो घड़ी देख के ना, आई वुड शट डाउन ऑल द एक्टिविटीज और लिटरली घड़ी देख के ना आई वुड डू दिस अलोन 15 मिनट, बिकॉज इट वॉज अ क्रॉनिक केस, ठीक है। 1 महीने के अंदर आई वॉज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, 1 महीने के अंदर, इट्स सो डैम इफेक्टिव, ओके ना। दिस प्राणायाम आप जो जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आज की डेट में सब लोग यूज कर रहे हैं। मैंने बताया ना बाबा रामदेव यूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ 9, एंड ही इज मेड इट इन सच एन इजी वे कि आप गूगल करोगे ना प्राणायाम के बारे में, वो खट से एक वीडियो आएगा, आप कॉपी करोगे और आराम से आप करना चालू कर दोगे। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन फॉर दैट, ओके। बट आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाओगे ना, वो लोग सुदर्शन क्रिया बता रहे हैं, श्री श्री का नहीं, श्री श्री का मैं बोलती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग वाला जो है वो सुदर्शन क्रिया, दैट्स वेरी इफेक्टिव। कोई और देखो, इनर इंजीनियरिंग जो है सदगुरु की, उसके अंदर भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। वो तो छोड़ो, जैनिज्म में कई संघ ने अपनी खुद की मेडिटेशन इन्वेंट की है। वैसे जैनिज्म में आगम में तो 4 तरह के ध्यान और कायोत्सर्ग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही सब कुछ बोल दिया, वो मैं सिखा चुकी हूँ आपको। बट कई संघों ने ना ऑलमोस्ट एक रिकॉर्डेड मेडिटेशन, मतलब उसको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, क्रिएट किया है कि भैया आप ये कान में लगाओ और पूरा मेडिटेशन करो। ऐसे जितनों ने भी किया है ना, हाउ डज इट ऑल बिगिन? इट बिगिंस विद द प्राणायाम। आपको लगेगा नहीं नहीं ये प्राणायाम तो नहीं लगता है, नहीं वो लोग बोल रहे हैं लेट जाओ, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सोचो, एक्सेल करो करो। इट्स ऑल ब्रीदिंग टेक्निक्स। क्यों गाइडेड मेडिटेशन में ब्रीदिंग टेक्निक से क्यों चालू किया जाता है? सोच के देखो, बिकॉज इट इज कामिंग योर बॉडी डाउन, इट इज, प्राणायाम इज दैट इफेक्टिव। आपको मैं इसलिए बोलना चाह रही थी कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड आप यदि यूज करते हो ना, तो आप ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंटिव लेवल पे ही वर्क कर जाते हो। अभी रोज करो ना 15 मिनट, यदि रोज प्राणायाम 15 मिनट आधा घंटा करके रोज प्राणायाम कर लो, और 10 मिनट एक्सरसाइजेस कर लो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कोर को स्ट्रॉन्ग करके एक्सरसाइज कर लो, दैट इज वेरी गुड, गुड इनफ फॉर योर बॉडी। आधे घंटे का पैकेज डील हो जाएगा, यू डोंट नीड टू डू मोर। इससे ना मेंटल हेल्थ इशू का प्रिवेंटिव लेवल पे, प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है, आप 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, तो भी आपके बॉडी में सारे सिस्टम, नॉट ओनली एंडोक्राइन, सारे सिस्टम बैलेंस्ड रहेंगे। अंडरस्टूड? सिर्फ प्राणायाम से तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो
क्योंकि इलाज दो तरीके का होता है ना, एक तो प्रिवेंटिव लेवल पे होता है, एक क्योरेटिव लेवल पे होता है। तो मेंटल हेल्थ को ना प्रिवेंटिव लेवल पे ही हैंडल कर लो, क्योरेटिव लेवल में बहुत मुसीबत है, समझ गए हो? So I am just telling you, you want to read the original text, please go and read the Bhairav Tantra, Bhairav Yantra, sorry, right? बट आजकल बहुत ही इजी तरीके से बहुत अलग अलग में मिल रहा है, ठीक है? आगे चल के देर इज अ योग, अच्छा योग दर्शन के बारे में मैं बता रही थी, तो योग दर्शन में मैंने भैरव यंत्र के बारे में बताया, एक और है योगा, नहीं नहीं, एक और है योगा। जैसे भैरव तंत्र इज ओनली अबाउट ब्रीथिंग एंड प्राणायाम, योगा इज मोर टू डू विद बॉडीली एक्टिविटीज, बॉडीली एक्सरसाइजेस। और वो भी योगा का एक वर्जन नहीं है, योगा के भी 11 to 13 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। पतंजलि का अलग है, नहीं इसका अलग है, साष्टांग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन वो योगा किसको मेन फोकस करके करता है। तो अष्टांग योगा अलग होगा, गॉड नोस कौन कौन से योगा होते हैं। तो योगा इज मोर अ बॉडीली एक्शन। तो ये कौन करता है? जवान लोग करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और बूढ़े लोग क्या करते हैं? प्राणायाम पे ज्यादा वर्क करते हैं। ओके, सो ऐसे 11 to 12 दर्शन योग बॉडीली कर रहे हैं। इसके बाद योग दर्शन के अंदर ना देर इज आयुर्वेदिक एंड, मतलब आयुर्वेद, व्हाट इज आयुर्वेदिक, शोभा जी पता है? मेडिसिनल प्लांट्स आप लेते हो ना, उससे भी आप अपना क्योर कर सकते हो, मेडिसिनल प्लांट्स, दैट इज आयुर्वेदा। और एक और भी होता है सिद्धा करके है, सिद्धा। सिद्धा में मिनरल्स यूज होते हैं, मिनरल्स मतलब जो कॉम्पोजिशन होते हैं उसको यूज करते हैं टू डू इलाज। ओके, ये भी योग दर्शन के अंतर्गत आता है कि ये सब आप यूज करते हो। आपको पता है जैन धर्म इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आप बोलोगे कहाँ लिखा है ये सब एक्सेप्ट कर रहा है? कहाँ लिखा है, कोई प्रूफ दे सकता है? महावीर स्वामी भगवान पे जब तेजोलिशा फेंके गई था ना, तो उनको भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आए थे, उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे ना, वॉमिटिंग और लूज मोशंस ये सब थे। तो जब रेवती गाठापति के पास महावीर स्वामी भगवान को भेजा, महावीर स्वामी भगवान वो आई थिंक सिंह अणगार या किसको भेजते हैं कि जो उसने मेरे लिए बनाया वो मत लेके आना, दूसरा पाक लेके आना। तब वो मेडिकल साइंस रिवील करते हैं कि वो वाला जो पाक उसने अपने लिए बनाया ना, उसमें उस को शमन करने की प्रॉब्लम है जो मेरे मेरे को प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? जो लैंग्वेज यूज की है ना महावीर स्वामी भगवान ने आगम में, ओके, कि रेवती गाथापति के पास जाके वो जो चीज है, वो चीज को मेरे बॉडी में जो है उसको शांत करेगा। वो जो भाषा है ना, वो मोक्ष मार्ग की भाषा नहीं है, वो योग दर्शन की भाषा है। आप देखो, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है कि वो उसका शमन करेगा, ये क्या कहाँ, ये तो कहीं नहीं आया मोक्ष मार्ग में, तो ये कहाँ से ली? वो योग दर्शन की वोकैबुलरी यूज हो रही है ना। हाँ, तो रेवती गाथापति उनको वो खाना देती है जिससे महावीर स्वामी भगवान की तबीयत ठीक होती है। महावीर स्वामी भगवान इज एंडोर्सिंग, यस, आयुर्वेदिक कुछ लेने से कोई चीजें बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट होता है। अंडरस्टूड? या प्रमिला जी? लेकिन है ना, मैंने जब ठाणांग सूत्र पढ़ा था तो वहां पे ध्यान 9 में ये बताया गया था, आयुर्वेद को पाप बताया है। हाँ, जैसे वास्तु और को पाप है, वैसे आयुर्वेद को भी पाप सूत्र बताया गया है। या तो कौन नहीं कर सकता आयुर्वेदिक को कौन सूत्र, कोई कौन नहीं कर सकता? साधु का कल्प नहीं है, साधु को 32 आगम के अंदर बैठ के रखो, ठीक है? और यदि साधु से बड़ा यदि उपाध्याय और आचार्य करे फिर भी समझ में आता है, ठीक है प्रमिला जी? हाँ, पाप क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 32 आगम को छोड़ के 32 सम्यक श्रुत हैं। आपने नंदी सूत्र में जो सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत का वर्णन आता है ना, 14 भेद आते हैं, तो उसमें सिर्फ 32 जो आगम है ना उन्हीं को सम्यक श्रुत बोला। हाँ प्रमिला जी, बट ऐसा भी हो सकता है ना 32 सूत्र पढ़ के भी, सम्यक श्रुत पढ़ के भी मेरी मोक्ष की इच्छा नहीं है और तारीफ सुनने की इच्छा है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं मिथ्यात्व में रह सकती हूँ ना, राइट? और कोई और जीव 32 आगम को छोड़ के जितने भी अवेलेबल आगम्स हैं, जितने भी अवेलेबल डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको मिथ्याश्रुत बोला, मिथ्याश्रुत बोला। बट उसको यूज करके श्रावक और साधु यदि सम्यक दर्शन है तो उसको यूज करके मोक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रमिला जी बताइए,
बताइए, ये भी बोल दिया नंदी सूत्र में, ठीक है। तो यस, आयुर्वेदिक, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज नॉट सम्यक श्रुत, इट्स मिथ्या श्रुत। आर यू वेरी क्लियर प्रमीला जी? राइट। तो आपको क्या लगते हैं, आचार्य भगवंत रामगुरु इज एन एक्सपर्ट एट एस्ट्रोलॉजी, डू यू नो दैट प्रमीला जी? इज एन एक्सपर्ट एट एस्ट्रोलॉजी। आप बोलोगे मेरा बच्चा पैदा हुआ है, प्लीज मेरे को बताओ ना, उसका जन्माक्षर बताओ, क्या अच्छा दिन है, तो आपको हेल्प करेंगे? वो क्या बोलेंगे, भैया मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी मोक्ष मार्ग में यूज करूंगा। वो कैसे करेंगे, प्रवेश कब करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, वो सब में वो यूज कर लेंगे। अब समझ गए प्रमीला जी? वो मिथ्या श्रुत को भी सम्यक रूप से यूज करके उसको भी मोक्ष मार्ग में यूज कर रहे हैं, आप समझ गए हो? बट यदि आप कोई आयुर्वेदिक वही एस्ट्रोलॉजी को राइट संसार का कारण में करोगे ना, तो वो मिथ्या श्रुति होगा, पाप कर्मों का बंध होगा। ठीक है, गॉट इट प्रमिला जी? जी जी जी, अब समझ अनेकांतवाद, अनेकांतवाद पे कमांड कब आएगी प्रमिला जी? अनेकांतवाद, राइट? यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? जी जी क्या प्रमिला जी? जी, exactly. उपाध्याय के लिए वर्ड यूज किया जाता है, अपने धर्मों को जानता है और अन्य धर्मों को जानता है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाना है, उपाध्याय को पढ़ाना है, ही इज अ टीचर। और टीचर किस लेवल पे? उस लेवल पे कि सामने वाले के अंदर से मिथ्यात्व निकाल के, ठीक है प्रमिला जी, सामने वाले के अंदर मिथ्यात्व निकाल के सम्यक दर्शन लाने की कैपेसिटी उपाध्याय भगवंत में होती है। ठीक है, तो वो दूसरे धर्मों के बारे में जानेंगे ना प्रमिला जी? गॉट इट? द मोर नॉलेज यू हैव, इट विल हेल्प यू इन मोक्ष मार्ग। आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कोई देगा आपको? आपको कोई डॉक्टर आपका फ्रेंड होगा वो भी नहीं देगा। ठीक है, डॉक्टर फ्रेंड भी नहीं देगा। आपके घर में बच्चे डॉक्टर होंगे ना, वो भी आपको नहीं देंगे। ठीक है, आपके घर में बच्चे होंगे ना, वो भी आपको नहीं देंगे। आपके घर में होगा कोई डॉक्टर, वो आपका इलाज कर देंगे, पर आपको इस लेवल का एनालिसिस करके नहीं देंगे। आई एम गोइंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ईच थियरीज, याद रखना। आई एम गोइंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। व्हाट आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब हुआ क्यों मेरे को मेंटल हेल्थ, मैं उस पे जा रही हूँ, सो दैट यू कैन क्योर योरसेल्फ। ओके, एनीवे, सो आयुर्वेदिक भी देखो, जिनकल महावीर स्वामी भगवान पैदा होते हैं ना, तो वो नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं, और वो जिनकल्पी की दीक्षा लेते हैं, तो जिनकल्पी की तरह रहते हैं। सो टेक्निकली उनको आयुर्वेदिक और ये सब चीजों पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, 10 पूर्व से ज्यादा के, उनको कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत मतलब, उनको कल्प का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कल्पातीत का मतलब होता है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। वो लोग अपने दिमाग से ही समझ जाते हैं, वो इतने निर्मल होते हैं कि दे नो हाउ टू चेंज रूल्स। ओके, जैसे तीर्थंकर केवल ज्ञान के पहले कुछ मुंह नहीं खोलते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता, दीक्षा टू के वो चुप रहते हैं। पर महावीर स्वामी भगवान ने चंड कौशिक के लिए 3 अक्षर यूज किए थे, राइट? क्यों किए थे? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सॉरी यू वायलेटेड द रूल्स। तो ही वाज नॉट वायलेटिंग द रूल्स बिकॉज वो कल्पातीत थे, ही डज नॉट नीड टू फॉलो द रूल्स, ही कैन चेंज हिज रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर्स। ओके, इसीलिए वो जिनकल्पी होने के बावजूद भी उनके कंधे पे जब एक कपड़ा रखा जाता है, वो मना नहीं करते हैं। जब इंद्र उनके कंधे पे कपड़ा रखता है, तो वो मना नहीं करते। ओके, इसीलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल यूज किया कि रेवती से जाके इस लेवल का पाक, मतलब वो सब्जी लेके आओ, उसको पाक बोलते हैं, समथिंग लाइक ये वाला खाना लेके आओ, और ये मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो उसका शमन करेगा। ये पूरी वोकैबुलरी योग दर्शन की है, मोक्ष मार्ग की नहीं है। व्हाई इज भगवान डूइंग दैट? याद रखना, हमको लगता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया, संसार मार्ग प्रतिपादित नहीं किया, बट ऐसा ये सही नहीं है। महावीर स्वामी भगवान ने संसार मार्ग का फ्रेमवर्क मतलब एक स्केलेटन सिस्टम क्रिएट किया। आप उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, समझ गए? स्केलेटन सिस्टम, इसका मतलब एक्सट्रीम केस स्टडीज दी है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? चेड़ा राजा की एक्सट्रीम केस स्टडीज है, बेटा युद्ध हो रहा है और सम्यक मिशन टिक रहा है, ठीक है, वो एक्सट्रीम केस स्टडीज है। मतलब संसार मार्ग का एक्सटर्नल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम केस स्टडीज दी गई है। ठीक है, बट जो कि संसार मार्ग चेंजेबल है, तो
तो संसार मार्ग में कैसा होता है कि वो आदमी इतना अमीर था, उसको कहीं जाना था, तो उसने अपने नौकर को बुलाया, बोला मेरे लिए रथ रेडी करो, तो उसके लिए छत्र वाला रथ रेडी किया गया। फिर उसने नहाया तो ये किया, नहाने में क्या क्या यूज किया, नहाने के बाद कपड़े कैसे पहने, कपड़े की क्वालिटी के महंगे दाम वाले बट हल्के हल्के, मतलब लाइट वेट, ऐसे इतना डिटेल वर्जन है। दैट इज द स्केलेटन ऑफ द संसार मार्ग। स्केलेटन मतलब एक्सटर्नल एक्सट्रीम केसेस बता रहे हैं। बट मैं चाहती तो आपको संसार मार्ग वैसे आगम से भी पढ़ा सकती थी, बट प्रॉब्लम ये है संसार मार्ग इज चेंजिंग। मैं कैसे बोलूंगी कि भैया अपना रथ लेके आओ, अपने नौकरों को बोलो, मैं क्या बोलूंगी भैया अपनी कार उठाओ और जाओ, ठीक है? वहां पे तो रथ निकालो, उन्हें छत्र रेडी करो, ये करो, उस जमाने की बात। इसलिए स्केलेटन बनाया है भगवान ने। तो भगवान ने ये जो है ना, क्या नाम है इसका, आयुर्वेदिक का स्केलेटन में दिया है कि बॉस शमन हो रहा है, मेरी जो मेडिकल प्रॉब्लम है ना, शमन हो रहा है, मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम मेरी शमन हो रही है। एक्चुअली संसार मार्ग को यस बोला है कि यस यू कैन यूज योग दर्शन से कुछ चीज निकालो और अपना इलाज करके आगे बढ़ जाओ। अंडरस्टूड? ही इज ओके इन आयुर्वेदिक। सी, हाँ, योग दर्शन समझ में आ रहा है आपको? योग दर्शन इज अ डिफरेंट, अर्थ दर्शन एक दर्शन है। अब नाउ हाउ इज अर्थ दर्शन जस्टिफाइंग योग दर्शन? सी, योग दर्शन इज जस्ट वन ऑफ द अदर दर्शंस इन कौन सा धर्म, इतने सारे धर्म है, हाँ? सनातन धर्म में इतने सारे धर्म है, उसके अंदर से यूज कर रहा है। अब देखो भगवान महावीर स्वामी भगवान एस्ट्रोलॉजी को भी कैसे अप्रूव करते हैं। प्रमीला जी, आपने बोला ना कि पाप पाप वाला धर्म है, आपने वो बोला, ठीक है, ठाणांग 9 में, राइट? फिर से पढ़ना, फिर भगवान को बोलना, भगवान आपने तो उसको पाप बोला था, ये क्यों यूज कर रहे हो? समझ गए हो? ऐसे यूज करते हैं। दिस इज हाउ यू यूज दिस इज अप्रूविंग इट। श्रावक यूज कर सकता है, इट्स ओके, बिकॉज ही इज अ कल्पातीत, ही इज सेटिंग एग्जाम्पल्स। आगम के अंदर जहां जहां भी कोई तीर्थंकर पैदा होता है, दीक्षा लेता है, डेथ होती है ना, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग बताई जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग बताने के बावजूद संवत्सरी की पोजिशनिंग बताई जाती है कि इतनी सुदी, पंचमी और ऐसा वर्ड्स यूज होती है, राइट? इसका मतलब कुछ प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग पे ऐसा सब कुछ हो रहा है कि ऐसी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग जब होगी ना, तो ग्रहण लगेगा, स्वाध्याय मत करो, ठीक है? भगवान की जब डेथ हुई तो भस्म ग्रह लगा था, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि जैन धर्म का बहुत बाजा बजेगा। ये बात शकेंद्र भगवंत बोलते हैं, किसको? महावीर स्वामी भगवंत। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग प्रूवन कि यस, एस्ट्रोलॉजी साइंस वर्क्स। डू यू अंडरस्टैंड प्रमीला जी? हाँ, यस, इट इज अ पाप शास्त्र। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड इट, प्लीज पहले आगम खत्म करो, आगम हो जाए फिर पाप शास्त्र पे जाओ, ठीक है? राइट? आर वी वेरी क्लियर? But that science works, right? You need a right guy to मतलब right persons to interpret Ayurvedic. सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तो इलाज ठीक नहीं कर पाते ना, सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं ना, सारे होम्योपैथी डॉक्टर तो सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं ना। तो प्रमीला जी, आदमी के हाथों में बरकत होती है ना, तभी आदमी बहुत कुछ कर पाता है, ठीक है? हाँ, बट भगवान इज सेइंग ओके, ये संसार मार्ग भगवान आगम से कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी यस, आयुर्वेदिक यस, राइट? ये यस, भगवान इज ओकेइंग श्रावक का संसार मार्ग। ओकेइंग का मतलब पता है ना? ओके कर रहे हैं, यस, आई एम अलाउइंग इट। गॉट इट प्रमीला जी? दिख रहा है आपको? लोग तो खैर करते ही हैं, हाँ? क्यों कहा है बस ये समझ नहीं आ रहा था, बाकी हम लोग तो करते ही हैं। नहीं, आप श्रावक हो, जिनकल्पी वो भी नहीं करेगा, याद रखना, जिनकल्पी नहीं करेगा, बट सविर कल्पी साधु कर लेंगे। आज हम लोग श्रावक कर लेंगे। यदि आयुर्वेदिक पे ऑब्जेक्शन होता तो भगवान वही बोल देते, सॉरी रेवती से वो लाना ही मत, मैं बीमार रह के मर जाना प्रेफर करूंगा, लेकिन रेवती से वो पाक लेके अपना इलाज करना प्रेफर नहीं करूंगा। ही कुड हैव सेड दैट, बट ही ईट्स इट, ही बिकम्स ऑल राइट। समझ में आया प्रमीला जी? सी द साइंस, अनेकांतवाद से आप इंटरप्रेट कर पाओगे, राइट? इवन योगा, महाराज साहब जो आते हैं स्थानक में, तो वो भी योगा के लिए वहां पे हमारे जो जैन श्रावक हैं वो सिखाने जाते हैं, बिकॉज एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, ये सब है, तो दे या ये निर्विक चिकित्सा तो अलाउड है ना,
तो निर्वित चिकित्सा अलाउड है, तो योगा एंड प्राणायाम इज द मोस्ट इफेक्टिव। मारा साहब भी प्राणायाम करते हैं, वो कहते हैं हम एक रुमाल ले लेते हैं और नाक पे रखते हैं, क्योंकि जब हम जोर से नाक से बाहर हवा निकालेंगे या स्लो मोशन में या लंबी निकालेंगे ना, तो जीवों की हिंसा है, हमको अलाउड नहीं है। तो वो एक अच्छा सा सॉफ्ट सा कपड़ा ऐसे रखते हैं कि वो जो फोर्स से बाहर नहीं निकलता, वो रखते हैं और वो प्राणायाम करते हैं। कहते हैं हम प्राणायाम हम करते हैं क्योंकि निर्वित चिकित्सा को क्वालिफाई करता है। आर वी वेरी क्लियर? योगा, एस्ट्रोलॉजी, ये सब इट इज वर्किंग बॉस एंड इट इज अलाउड। गॉट इट? हाँ, प्राणायाम और योगा का समझ में आया? नाउ योगा प्राणायाम रियली इज वेरी इफेक्टिव फॉर मेंटल हेल्थ इन द प्रिवेंटिव लेवल, बट क्यूरेटिव लेवल में, खासकर यदि क्लिनिकल केस हो गया है ना, यदि आप बहुत एंजाइटी प्रोन हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स में हो ना, तो आप करोगे ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, आप ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। आप घबरा रहे हो, कैसे करोगे ये सब? ठीक है, नहीं कर पाओगे। सो इन लोगों के लिए प्रिवेंटिव लेवल पे ही बेटर है करो, पर योगा इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। ठीक है ना? आयुर्वेदिक जहां तक बात है, गो टू अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे डिप्रेशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को, राइट? और ऑक्सीजन बॉडी में कैरी कौन करता है? वाटर के अंदर ऑक्सीजन जाती है। वाटर, वाटर मतलब ब्लड के अंदर जाता है ना, ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू ब्लड विच इज वाटर बेस्ड। ओके, सो ऑक्सीजन इज नॉट ओनली इन एयर फॉर्म बट इन वाटर फॉर्मेट। सो पानी भी बहुत चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी आपको बहुत एंजाइटी होती है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है? वाटर, योर इनटेक ऑफ वाटर इज लेस। तो आप बोलते हो यार मैं तो दिन में 8 ग्लास पी जाती हूँ, बट एंजाइटी होगी ना तो आपके बॉडी में 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है वाटर इनटेक की, क्योंकि आपका मुंह सूखता है। देखो महाराज साहब को सनसेट के बाद पानी नहीं पीते और सुबह उठ के गोचरी लेके पता नहीं कब पानी मिलता है। वो लोग 12 घंटे से ज्यादा बिना पानी के रहते हैं। बट आप देखो रात को भी उठ के, जब आप घबराए हुए होते हो, टेंशन में होते हो ना, तो आधी रात को भी उठ के आप पानी पियोगे, बिकॉज योर बॉडी इज सेइंग डिहाइड्रेशन इश्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मोर द एंजाइटी, द बॉडी नीड फॉर वाटर इंक्रीजेस। सोचो यदि आप नॉर्मल हो और 8 ग्लास पीते हो, यदि आप एंजाइटी प्रोन हो, यदि यू आर प्रूव्ड एज एंजाइटी आपको है, सो यू विल हैव हाउ मेनी टाइम्स मोर? 3 to 4 टाइम्स। क्या आप 25 ग्लास 30 ग्लास पानी पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। अगेन दैट क्रिएट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो मेन बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए प्राणायाम और एक्सरसाइज बोली जाती है। अब बोलोगे एक्सरसाइज क्यों करें? एक्सरसाइज से ऑक्सीजन इज पुश्ड। बेसिकली एक्सरसाइज का मेन कारण ऑक्सीजन है। एक बार सांस फूलनी चाहिए, एक बार आदमी हाफ जाना चाहिए, चाहे सीढ़ियां ऊपर नीचे करो, बट हाफ जाना चाहिए आदमी। ठीक है, एक बार दिन। एनीवे, तो एक्सरसाइज एंड ऑक्सीजन इज, प्राणायाम और योगा से करते हैं। सनशाइन, धूप में बैठो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? ओमेगाज, B12, D3, ये सब बोला गया। सो मैंने क्या सोचा, जब मेरे को डॉक्टर ने बोला यार तुम्हारे बॉडी में B12 है ही नहीं, प्लीज B12 सप्लीमेंट्स लो, तो पहले तो मैंने दवाइयां खाई, B12 D3 की भी खाई, ओमेगास की भी खाई। फिर मैंने क्या किया, ओमेगास को आयुर्वेदिक से इंटरप्रेट करके, मैंने आपको बोला ना कि मैं एक सुबह का एक सब्जा सीड्स रात को भिजा के सब्जा सीड्स लेती हूँ, दैट्स मोर फॉर डाइजेशन इश्यूज। एंड ऑल्सो मैं फ्रूट जो खाती हूँ ना, चाहे वो गाजर भी डाल देती हूँ, ऑरेंज और एप्पल, जैसे आज मैंने सुबह लिया था, 3 चीजें ली थी, तो उसमें मैं चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स डालती हूँ। दे आर वेरी गुड इन ओमेगास। B12 थोड़ा ही है उसमें, पर B12 को मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ, तो B12 का मेरे को अभी गोलियां खानी पड़ती है। मतलब अभी भी मैं B12 की एक गोली खाती हूँ, क्योंकि वो स्टोर्ड नहीं रहती है, वो निकल जाती है बॉडी से। ठीक है, सो आप सोचो कि बॉडी में लैक ऑफ B12 D3 ओमेगाज और ये सब की वजह से, आयरन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आई कंपनसेटेड विद आयुर्वेदिक। आपको समझ में आ रहा है? आप आयुर्वेदिक से नहीं करोगे तो बॉडी में और कोई प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। लैक ऑफ स्लीप, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। आदमी को सोना चाहिए, मतलब नीड अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज? व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? मतलब आपको टेंशन आ जानी चाहिए कि सामने वाले को प्रॉब्लम है। खाना हेवाय हो रहा है, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्लीप पैटर्न्स आर इरेटिक। स्लीप पैटर्न्स, नींद ही नहीं आती या पूरा दिन सोते ही रहता है बंदा।
both are wrong. Erratic sleeps and food, that is one of the red flags of mental health. समझ में आ रहा है? सो आपको दिख रहा है कि कई चीजें मैं आयुर्वेदिक से ले रही हूँ, कहीं मैं प्राणायाम से ले रही हूँ, कहीं मैं आयुर्वेदिक से ले रही हूँ, कहीं योगा से ले रही हूँ. आर यू वेरी क्लियर? ये सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स आपको दिख रहे हैं आपको? हाँ, जो मेरे को पता है ना, मैं वो आपको गाइड कर रही हूँ. एक और बहुत अमेजिंग बुक है जो जो एक सी देयर इज अ बुक बाय लुइस हे. हाँ, देयर इज अ बुक बाय लुइस हे. आई लव दिस बुक. इट्स इसने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है लुइस हे ने. One of the book name is Heal Your Body. She has a lot of books by the name of Heal Your Life, Heal Your this. ऐसे बहुत सारी healing पे बहुत सारी बुक्स हैं. ये इसका भी PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. इस बुक में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. इसमें ना यहाँ पे ना मेंटल मतलब सॉरी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम है. यहाँ पे ना आपका साइकोसोमैटिक जो गलत तरीके से सोचते हो ना वो है, और सही तरीके से कैसे सोचना ये दिखाया है. इसका मतलब Who's क्या the है? writer? मेंटल प्रॉब्लम. Writer? Who's the writer? लुइस हे. एंड दिस इज अ रियली अमेजिंग बुक. लुइस हे. मैं इसको बहुत यूज करती हूँ. मैं इसको यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए. मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे उसका आई हैव टू रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ना मुझे उसकी. तो मैं इसमें जाती हूँ. वेयर डिड इट ओरिजिनेट फ्रॉम, वेयर डिड इट ओरिजिनेट फ्रॉम. एक बार मेरे को पैर में ना पेन्स आने लगी थी. आर्थराइटिक को नहीं, जो जोड़ों में पैर में दर्द आने लगी थी. मैंने कहा साला ये आर्थराइटिक पेन जैसी ज्यादा लगती है. तो मैंने इस बुक में ढूंढा आर्थराइटिस पेन. 3-4 जगह अलग अलग तरीके से. उसमें लिखा था फियर कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे. तो फियर व्हाट पीपल विल से. ओके. तो मैंने ऐसे ही सोचा. मैंने कहा यार मैं तो स्कूल से मेरे को पढ़ी नहीं थी कि दुनिया क्या क्या सोचती है मेरे बारे में. मैं आई एम लाइक भाड़ में जाए दुनिया क्या सोचती है. रखना, दुनिया वैसे भी बेवकूफ लोगों की बनी हुई है. राइट. सो लाइक फुल ऑफ इडियट्स. राइट. सो मुझे दुनिया की वैसे भी नहीं पढ़ी है. तो हाउ इज इट दैट आई एम थिंकिंग दैट लोग क्या कहेंगे इज अफेक्टिंग मी. ठीक है. तो ऐसा हो नहीं सकता है. सोचो, क्योंकि मैं मुझे वैसे ही नहीं पड़ी दुनिया की. मैंने बताया ना मैं अपना ही काम करती रहती हूँ. मुझे जो ठीक लगता है मैं कर रही हूँ. इफ आई थिंक इट इज राइट आई विल से. कल मैं कंचन आंटी को बता रही थी कि आंटी मैं ये आज टॉपिक कर रही हूँ. तो आंटी कहती है आशिमा तुम अपने सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग के टॉपिक्स पे रहो ना. तुम कहाँ ये घुस रही हो साइंस में, क्यों बायोलॉजी प्रयोग कर रही हो. आशिमा तुम रहो ना अपने टॉपिक पे. तो मैंने उनको बोला आंटी जिनकल्पी तो नहीं बना रही ना मैं सामने वाले को. श्रावक बना रही हूँ ना. बेचारे श्रावक कैसे मैनेज करेंगे अपनी लाइफ बिना इस नॉलेज के. आंटी करने दो ना. राइट. आंटी जिनकल्पी थोड़ी ना है मेरे सामने बैठे हुए. तो आंटी वाज लाइक अच्छा हाँ हाँ ठीक है करो. ठीक है. So I keep on arguing. I'll argue my case and I have my valid reasons for doing it and I am not wrong. Okay. बट मुझे दुनिया की कम पड़ी होती है. यस, मैं कंचन आंटी की बातों को सुनती हूँ, बट आई आर्ग्यू माई केस. आई कीप ऑन आर्ग्यूइंग. ठीक है. आई डोंट टेक सिटिंग डाउन. मैं बहुत आर्ग्यू करती हूँ. द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज मुझे वैसे ही दुनिया की नहीं पड़ी. तुम मेरे बारे में घटिया सोचते हो. चल यार आज से एक और बंदे की मुझे सुनने की जरूरत नहीं. चल यार तू भी मेरी लाइफ से निकल. अंडरस्टूड. आई जस्ट रिमूव यू फ्रॉम माई लाइफ. इट्स एज सिंपल एज दैट. फिर मेरे को ये आर्थराइटिक पेन क्यों आई. मैंने जब डीप सोचा, बिकॉज इट वाज सेइंग इट इज फियर व्हाट पीपल आर टॉकिंग. देन आई थॉट कि मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ना आई ओवरहर्ड पीपल टॉकिंग बैड अबाउट मी. ओके. हाँ. आई डिडंट नो. इट वाज नॉट माय अनकॉन्शियस. इट वाज माय बॉडी वे ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन. यहाँ पे ना किसी ने आज सवाल किया था ना, तो मैंने बोला था कि मैं इसको क्यूरेटिव में चंचल जी आपको जवाब दूंगी. आपको या शोभा जी को बोला था ना कि देर आर 2 पीपल इन यू ऑल्सो देर आर 2 पीपल. एक है मसल्स. मसल्स मतलब बॉडी. ठीक है. और एक आप खुद हो. ठीक है. दैट इज द इंटेलिजेंट मी. दैट इज द आत्मा. पर बॉडी भी अलग तरीके से फंक्शन करती है. ये 2 लोग हो आप अंदर, याद रखना. एक है बॉडी और एक हूं मैं, द आत्मा. ठीक है. तो आत्मा का तो पता है कि संसार के सारे लोग डफर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम. ठीक है. तो ज्यादा लोगों की सुनने की नहीं. लोग अपने व्यूज हैं तो भैया
थैंक यू फॉर योर व्यूज। अपन तो सुनने वाले नहीं, तुम भी बेवकूफ हो करके निकल लेने का। ये कौन जानता है? माय आत्मा नोस, बट माय बॉडी डज नॉट नो, क्योंकि बॉडी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ओके, बॉडी का क्या काम है मैं आपको जस्ट बताती हूँ। बॉडी का काम है, दो काम लिख लो। बॉडी जॉब इज, सिर्फ बॉडी के दो मेन काम है। बॉडी का काम है सेल्फ प्रेजर्वेशन एंड हीलिंग। सेकंड इज हीलिंग। बॉडी ऑटो हील्स एंड ऑटो प्रिजर्व्स। बॉडी को जब डर लगता है ना, तो वो पैल्पिटेशन बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, राइट? अपने आप सब कुछ कर लेता है। वो पूछता है, वो तुमसे नहीं पूछता है मैं डरूं कि नहीं डरूं, वो डरूं कि नहीं पूछूं। 3 इडियट्स में ना, वो एक हीरो है ना, बार बार एक सेंटेंस बोलता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो क्या बोलता है? बॉडी को उल्लू बनाना बहुत आसान है, साला खुद की फटी हो ना, फिर भी क्या करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब प्रॉब्लम आती है तब वो ये सेंटेंस बोलता है। मतलब बॉडी को क्या बोल रहा है, साला तू पैनिक में मत जा, क्योंकि देयर आर टू थिंग्स, खुद को उल्लू बनाना और बॉडी को उल्लू बनाना, ये दोनों में बॉडी को उल्लू बना के रखो, बोलो एवरीथिंग इज ऑल राइट, और अपने दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व करो। दैट वाज द मैसेज कमिंग। इट मींस देयर आर टू एंटिटीज इन यू, ठीक है? बॉडी जो है ना, वो तुम्हारी नहीं सुनता ना, तुमसे राय लेता है। एक बात बताइए, प्रतिदिन आपकी बॉडी पे कितनी बीमारियों का हमला होता है? तो साइंस बोलता है ढेर सारी बीमारियां, एक दो नहीं, हजारों बीमारियां पर डे अटैक होता है। आपका इम्यून सिस्टम आके आपसे पूछता है, हाँ, कि मैं अटैक करके उसका बाजा बजाऊं, सबको मार डालूं और तुम्हारी तबीयत, पूछता है? वो अपने आप अटैक करके सबको एनाइलेट करके तुमको ठीक रखता है ना? हाँ, 1 महीने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हार जाता है थोड़े दिनों के लिए, राइट? वो भी हारा नहीं होता है, वो प्रेशर पे आने पे बुखार चढ़ा के उससे अभी भी फाइट कर रहा है। याद रखना, वो इम्यून सिस्टम ही कर रहा है, वो तुमको बता नहीं रहा है, वो तुमको पता चल जाता है, बात अलग है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रतिदिन इतनी सारी बीमारियां तुम पे अटैक करती है, तुमको पता इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है ना, तुमसे पूछता नहीं है ना, अपना काम करना है ना। बॉडी का काम है सेल्फ प्रेजर्वेशन एंड सेल्फ हील। तुम्हारी बॉडी में जब तुम यदि एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, बॉडी इंजरीज होती है, आध हाथ जल गया, कुछ हो गया, बॉडी प्रेजर्व करता है ना, हील करता है ना। तुमसे पूछता है हील करूं कि नहीं हील करूं, वो अपने आप फिर भी हील करता है ना। आपकी आपकी हड्डी टूट जाती है, आप क्या करते हो? आप सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन में रखते हो। वो कैसे भी रखोगे, चाहे वो कास्ट पहन के रखो, चाहे कुछ भी करो, राइट? वो अपनी बॉडी अंदर से उसको ज्वाइंट करती है, दो हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को, ठीक है? कई बार क्या होता है, राइट? जैसे मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के बोला, शुगर आ गई तो अपने आप वो काम करता है, आपसे पूछता नहीं है। आप टेंशन में आ जाते हो तो अपने आप स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आप बहुत खुश हो तो सैड हार्मोन डाल के लेवल इक्विलिब्रियम में ले आएगा। यदि आप सैड हो तो हैप्पी हार्मोन देके आपको वापस इक्विलिब्रियम में ले आएगा। ये पूछता नहीं है, बॉडी अपने आप काम करता है। समझ में आ गया आपको? बॉडी काम करता है, बॉडी ऑटो हील्स, बॉडी करता है। आप दो जन हो, एक स्टेज आती है जब बॉडी आपकी सुनना बंद कर देता है। क्या मतलब है? जैसे आप बोल रहे हो ऑल इज वेल, यार तबीयत ठीक, यार अभी कोई टेंशन ही नहीं है, ऑल इज वेल आप बोलते हो, बॉडी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर। मशीनरी खराब हो गई है, ये राइट? जो समुद्घात होते हैं ना, हाँ, समुद्घात जो वेदना में और खुशी में जो समुद्घात होते हैं, वो यही है। मतलब वो बॉडी बेसिकली आप बॉडीज वे ऑफ प्रिजर्विंग देमसेल्व्स। यस, दैट इज व्हाट आई थिंक, बट ऐसा बोला नहीं जाता, बट आई थिंक बिकॉज जो साइंस जो बोल रहा है कि समुद्घात यदि नहीं करे तो आदमी का बाजा बच जाएगा, ठीक है? हाँ, आप देखो, आप हॉरर पिक्चर देखोगे, यहाँ बहुत सैड, मतलब एकदम धक्का शॉक लगेगा ना, तो यू विल गो इनटू अ काइंड ऑफ यू नो, योर बॉडी विल, आईज बंद हो जाएंगी, आपका बॉडी, आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा, बेहोश हो जाता है आदमी। याद सुना है, कभी देखा है कि आदमी को कुछ बोला, इतना उसको शॉक लगा, पूरा सिस्टम, वो आंखें, उसकी आंखें बंद हो गई, सैड, वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया। क्यों आया? वो इतनी सैडनेस थी, इतनी सैडनेस हो गई कि यदि वो बॉडी अपने आप को शट डाउन नहीं करेगा ना तो वो मर जाएगा, तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, शॉक को बफर, वो टाइम क्रिएट कर रहा है, टाइम लैग कर रहा है, उसका पूरा शट डाउन कर रहा है। देखो हॉरर आप मूवीज देखो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा, नॉर्मल है। हाँ, why am I telling you that is
बॉडी कई बार आपकी नहीं सुनता है. इन माय केस जब मुझे ये था ना, तो मुझे पता है दुनिया में लोगों की सुनना नहीं, बट 1 महीने पहले मैंने किसी को मेरे बारे में बिच करते हुए सुना था. तो मेरे बॉडी को उन लोगों से, वो बोलते हैं ना एक तरह का, जैसे ही उनको देखती थी ना, तो माय बॉडी वुड गो इनटू अ काइंड ऑफ मतलब पता भी नहीं था मुझे, बट काइंड ऑफ अ let's run from these people, let's run from these people, let's run from this. And run is also fight and flight mode. Fight and flight मतलब भागना. भागने में भी दम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है. I was in that second mode. Maybe it was bad also. और मेरी तबीयत खराब, इन्फ्लेमेशन चालू हो गया था. तो मैंने अपने आप को बैठ के अपने बॉडी को समझाया, देख भाई, सचमुच ऐसे डफर लोग मिलेंगे नहीं दुनिया में. लोग सिर्फ चू चू ही करने वाले ज्यादा होते हैं. हेल्प करने वाले, लोगों को हील करने वाले, लोगों का भला चाहने वाले कितने होते हैं. उनसे दोस्ती रखना यार. क्यों इन डफर्स लोगों के साथ जो सिर्फ अपने आप को सुपीरियर बता के दूसरों को लुक डाउन करते हैं, क्यों उनकी बात सुननी. ये सब आर्ग्यूमेंट्स दे दे के ना, बहुत समझा के ना, आई केम आउट ऑफ दैट बिकॉज आई नो दिस साइंस. ओके, क्योंकि बॉडी को समझाना अलग है, माइंड को समझाना अलग है. अगेन ये दो समझ में आया. चंचल जी आपका सवाल था ना, बॉडी में देयर इज अ थिंग कॉल्ड मसल मेमोरी. मसल मेमोरी क्या होता है? मसल मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मसल में जितने ब्रेन्स है ना, उतने आप में ब्रेन्स नहीं है जितने मसल्स में ब्रेन्स है. सीरियसली. तवा, आपको यदि गर्म तवा लगता है, आपको जब तक फर्क पड़ता है तब तक तो आपका पूरा हाथ जल जाएगा. मसल मेमोरी है कि आप बाहर खड़क से हाथ निकालते हो, रिफ्लेक्स, जिसको रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, जिसको बहुत कुछ बोलते हैं. ठीक है, मसल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बॉडी इज अ डिफरेंट एंटिटी, यू आर अ डिफरेंट एंटिटी. तो आपको अपने आप को भी ठीक रखना है, पर आपको बॉडी को भी समझाना पड़ता है कई चीजें. समझ गए हो? देयर आर टू पीपल. कई बार आई नो बट माई बॉडी डज नॉट नो. बॉडी स्टिल परसीविंग इट एज अ थ्रेट. पैनिक अटैक्स होते हैं लोगों को. पैनिक अटैक्स का नाम पता है? कभी सुना है? पैनिक अटैक इज व्हाट इज इट्स वन फॉर्म ऑफ एंजाइटी अटैक. होता है ना, कई बार पास्ट ट्रॉमास होते हैं. ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है. ट्रॉमा कुड बी एनीथिंग. मर्डर्स होते हुए देखा, डेड बॉडीज देखी, या कुछ भी होता है. बोलता है ना बैड एक्सपीरियंसेस. कई लोगों, हर आदमी को अलग अलग लाइफ में ट्रॉमास आते हैं. तो वो यदि वो ट्रॉमास वापस वो यदि वो रिलीव देखते हैं ना, दे कोरिलेट, द बॉडी कोरिलेट्स दैट. अभी का जो फोटोज हैं विद दैट पेन, जब जो उसने असली में एक्सपीरियंस किया था, वो उस लेवल की पेन एक्सपीरियंस करके पैनिक में जा रही है. अंडरस्टूड? और पैनिक में क्या करती है? वही एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट्स, एवरीथिंग, इट इंक्रीजेस एवरीथिंग. नाम सुना है ये सब चीजों का? सो इट्स ट्रॉमा, रीलिविंग इट. सो ये सब चीजें जो होती है ना, और लोगों को बहुत ट्रॉमा है. ये सब मैंने एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ कि बॉडी अलग है. ये है कि कई बार बॉडी तुम्हारा नहीं सोती. मैं तो बॉडी को बहुत समझाती, बॉडी ये मत कर, वो है. दिस लुइस हे की जो बुक है ना, इज वेरी गुड एज फार एज साइकोसोमैटिक इज कंसर्न. ठीक है. There are 3-4 other healing alternative healing techniques which I use or I know of, which I'll guide you next time, जो आप basically preventive या curative level पे use करके you can come out of it. Okay, I'll be talking about that in the next class. Okay, so I'm going to wind up the class right now. आपके जो सवाल हैं मुझे लिख के, मतलब you can send it to me also and we'll discuss it पहले आपके classes and then we'll do it later. Let's end with the Manglik. ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से. यू कैन ऑल्सो स्पीक, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. श्री चत्तारी मंगलम, मंगलम मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू साहू मंगलम, केवली केवली मंगलम, तारी शरण सिद्धे शरणम पहुंच जामी, साधु शरणम पहुंच जामी, केवली पनटो. One paragraph, okay, doesn't matter. The thing which I wanted to tell you was, हम लोग ये मांगलिक की प्रैक्टिस चालू रखेंगे. ठीक है? There is a reason why I decided to do it, and there is good reasons for it. But इसको फील करते करते each class में I give you things कि आपको इसका मीनिंग अगली क्लास में रेडी लेके आना है. And I will ask you the meaning of मांगलिक and we'll discuss that. Okay? चलिए, जय जी. प्रणाम. थैंक यू.